बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फरा और मैं हमजा। खुश आमदीद कहेंगे आपको अपने प्रोग्राम सुबह सवेरे पाकिस्तान में, और इस दुआ के साथ और इस उम्मीद के साथ आप ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, वीकेंड अच्छा गुजरा होगा और जो हफ्ते का आगाज़ है वो भी आपका अच्छा ही हुआ होगा, क्योंकि खुशी से उठना चाहिए। और मैं तो फरा यही कहता हूँ कि हफ्ते का आगाज़ जितना अच्छा हो, जितना बेहतरीन होगा ना, वही अच्छी बात है। बिल्कुल सही। अच्छा, एक चीज़ जो मैं करना चाह रही थी, एक बात जिस बारे में, वो है कि कंसिस्टेंसी। जब हमें आदत होती है ना मुस्तकिल मिजाजी जिसे कहते हैं, और मैं पिछले दिनों एक लेक्चर सुन रही थी डॉक्टर इसरार अहमद का, जो मुझे बहुत पसंद है, और उन्होंने उसमें ना कंसिस्टेंसी को सब्र कहा। कि हमारे मज़हब में जो लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल किया गया ना हमजा, वो सब्र है। और आप देखें कि सब्र करने वालों के लिए वादा है अल्लाह ताला के कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। बिल्कुल। और अगर हम इसको अंग्रेज़ी लफ्ज़ में जो उनकी गुफ्तगू से मुझे समझ में आया, मुझे लगा कि मुझे ज़रूर, और मुझे अपनी ज़िंदगी से भी ये पता चला है कि जो लोग मुस्तकिल रहते हैं ना, जो लोग डटे रहते हैं, जो लोग लगे रहते हैं, वो कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं, वो अचीव कर लेते हैं। लेकिन आपने देखा सब्र को उन्होंने कंसिस्टेंसी को मतलब कैसे जोड़ा आपस में। क्योंकि फरा ऐसा होता है ना कि आप पे कोई मुश्किल आई, कोई ऐसा वक्त आ गया, तो आप, या फिर वैसे ही जो होते हैं लोग, एक काम को शुरू किया, उस काम को 2 दिन बाद नहीं यार इसमें तो मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन जो कंसिस्टेंट लोग होते हैं वो उसी में से कुछ ना कुछ निकाल लेते हैं, और कोई ना कोई जो एंड रिजल्ट होता है ना, अपनी मंजिल तक, अपने गोल तक वो पहुंच जाते हैं, उसको अचीव भी कर लेते हैं। अगर हमने वो तारीफ़ें सारी याद हो हमें कि सब्र करना है, मुश्किल पे कोई चीज़ नहीं मिल रही तो भी सब्र करना है, कोई चीज़ मर्जी के खिलाफ हो रही है तो भी सब्र कर रहा है, किसी चीज़ के करने में मुश्किलात आ रही हैं तो भी सब्र करना है। सो वही मैं जोड़ चुके दोनों बातों करी ना कि सब्र मुस्तकिल मिजाजी का दूसरा नाम है। तो इसलिए हमें बहुत सारी अपने मज़हब से, अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे ऐसे रोल मॉडल्स जो कि हमारे सामने हैं, उनकी ज़िंदगियों से मिसालें मिलती हैं कि कैसे फिर उन्होंने कितने मुश्किल, कितने टफ हालात में सर्वाइव भी किया है, अचीव भी किया है और आगे भी बढ़े हैं। सो अगर वो कर सकते हैं तो यकीनी तौर पे हमारे लिए उसवा, हमारे लिए जो फिर एक जिसे कहना चाहिए नक्शे कदम, मशल राह है, वो यही उनका तरीक़ाकार। तो अब टॉप स्टोरीज की जाने बढ़ते हैं। हाँ, वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क में बढ़ती महंगाई के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। कीमतों में कमी के लिए अहम फैसले मतवक्को। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का टाइगर फोर्स के रज़ाकार मैदान में उतारने का फैसला। कोरोना फिर सर उठाने लगा। शादी हॉल्स के लिए SOPs जारी कर दिए गए। इंडोर इवेंट में 300 और आउटडोर में 500 अफराद को शिरकत की इजाज़त। तकरीब का दौरानिया 2 घंटे होगा। रात 10 बजे शादी हॉल्स बंद होंगे। टिकटॉक पर पाबंदी से मुल्क भर में नई बहस छिड़ गई। लाखों फॉलोअर्स वाले सोशल मीडिया स्टार्स परेशान। टिकटॉक गर्ल हरीम शाह की वज़ीर-ए-आज़म से टिकटॉक ऐप खोलने की दरख्वास्त। तो जी जनाब, सबसे पहले पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला, हर घर का मसला है, ख़ास तौर पर ख़ातीन बहुत ज़्यादा इसके ऊपर सोचती हैं कि महंगाई बढ़ती चली जा रही है। वज़ीर आज़म ने भी जो है इसके ऊपर जो है ना एक बात कही है और कहा है कि आज यानी पीर से अशिया खुरनूश की कीमतें नीचे लाने के लिए हुकूमत सरगर्मी अमल होगी। अच्छा, वैसे क्या मर्द नहीं सोचते? पैसे तो मर्द ने देने होते हैं, पैसे तो मर्द ने कमाने होते हैं, उससे लेकर आने होते हैं, उसको वो बजट जो है दोनों सोचते हैं, दोनों बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है। हमजा नहीं सोचता तो इसको लगता है कि फिर इसका मतलब मैं मर्द नहीं सोचते। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा, खातीन होती है ना, वो कहती है हमें ये चीज़ भी चाहिए, ये चीज़ भी चाहिए, ये चीज़ भी चाहिए। मर्द हज़रात क्या करते हैं, अच्छा कोई नहीं अगली दफ़ा ले लेना। तो ना खातीन ज़रा ज़्यादा वो लिस्ट मेंटेन करके रखती हैं। मर्द तो कहता है कि चलो अभी क्या ज़रूरत है इसकी, इतना तो है, ये भी है। आप ये समझ लें कि ये जो रेशो, ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये अवाम और हुकूमत की तरह है। मर्द जो है वो हुकूमत की तरह होता है, उसको कहते रहे मसला हो गया है, ये चीज़ नहीं आ रही, ये चीज़ पूरी नहीं हो रही, वो कहता हो जाएगा, सब्र करें, बर्दाश्त करें। और फिर एक दिन एक टाइमलाइन। तो औरत जो है ना वो अवाम की तरह होती है, वो फौरी तौर पर रिस्पॉन्स कर रही होती है, रिएक्ट कर रही होती है, एक्सप्रेस कर रही होती है, बता रही होती है, क्योंकि वो इमीडिएटली डील कर रही होती है ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ, चीज़ों के साथ। अवाम खुश ना हो
तो फिर जैसे औरत खुश ना हो तो घर नहीं चल सकता है, आवाम खुश ना हो तो फिर हुकूमती जो मामलात हैं उनमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसीलिए वज़ीर आज़म ने अब एक टास्क टाइगर फोर्स को भी सौंप दिया। वैसे मुझे इसकी समझ नहीं आई है, मतलब हमारे पास प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं, हमारे पास ज़िली इंतज़ामिया हैं, एसीज़ हैं, डीसीज़ हैं, कमिश्नर्स हैं, बहुत सारे ऐसे इदारे हैं। खैर अब तो कहा गया है पंजाब में 4 मुख्तलिफ महकमों को कहा है कि वो DC ऑफिस से रोज़ाना जो है एक रेट लिस्ट करें, लेकिन इतनी देर क्यों? ये जब कीमतें इतनी बढ़ रही थी, ये सब कुछ जब हो रहा था, तो तब क्यों नहीं इसके बारे में इतना सोचो विचार की गई? आज आपको पता है कि रोटी की कीमत जो है उसके बारे में फैसला हो सकता है कि वो 10 रुपए की हो जाए, क्योंकि नान भाई एसोसिएशन जो वो कह रहे हैं कि नहीं है मुमकिन हमारे लिए कि हम 8 रुपए की रोटी जो है वो आपको दे सकें। आप देखें कितने अरसा रोटी की कीमत स्टेबल ही रही है ना इसी मुल्क में, और अब क्या हो गया है ऐसा? अगर 2 साल गुजरने के बावजूद हुकूमत जो है वो नहीं काबू पा रही है ज़ख़ीरा अंदाज़ों पर, स्मगलरों पर, नाजायज़ मुनाफाखोरों पर, तो फिर ये किसकी नाकामी होगी? ये इसकी जिम्मेदारी जो है वो किस पर होगी? और अब अगर ये कह दिया जाए कि टास्क फोर्स ये काम करेगी, तो टास्क फोर्स जो है उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि महकमों में हैं, इदारों में हैं, सरकार में हैं, जिनकी जिम्मेदारी टाइगर फोर्स है, इसके पास इख्तियारात क्या होंगे कि ये किस तरीके से एक्शन हो सकता है, क्या लाएअमल होगा, वो तो खैर वज़ीर आज़म भी बताएंगे। और हफ्ते को उन्होंने कहा कि जी कि मैं आप लोगों से बात भी करूंगा, लेकिन अवाम कितने परेशान हैं ये अवाम से ही जानते हैं। जी फयाज, कराची में क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? वज़ीर आज़म ने कहा कि पीर से जो है हम इक़दामात शुरू कर देंगे, अशिया खुरनोश की कीमतें नीचे लाना शुरू कर दी जाएंगी। आज पीर है, क्या आप देख रहे हैं कि मार्केट्स में क्या सूरत हाल है? देखिए अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त कराची के इलाके सदर के बिल्कुल करीब न्यू एम जिना रूट पर मौजूद हूँ, जहाँ सबसे ज़्यादा जो कराची के ख़रीदार हैं या ख़रीदो फ़रोख्त करने के लिए आते हैं। अगर हम बात करें मुख्तलिफ चीज़ों की, तो आज भी जो आटे के जो 20 किलो का बोरा है उसका रेट 1500 रुपये है। पिछले कुछ दिनों में 140 रुपये इसका तमाम तर रेट पड़ा है। अगर हम बात करें चीनी, तो चीनी जो है सेंचुरी मुकम्मल कर चुकी है, कहीं 95 तो कहीं 100 रुपये। अंडे जो है वो 100 रुपये दर्जन मिल रहे हैं। अगर हम बात करें दाल माश और दाल मूंग, तो उसकी कीमत जो है 240 रुपये किलो। अगर हम दाल चना की बात करें तो 160 रुपये किलो। ये तमाम तर चीज़ें बढ़ने से जो गरीब शहरी हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। एक शहरी भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। चीज़ों की रेट बढ़ गए, एक शहरी है, आप फ़र्क पड़ा है इस महंगाई से, आपको क्या नुकसान हुआ? भाई चीज़ों का रेट इससे पहले भी पिछली हुकूमतों में भी रेट तो बढ़ते रहे, लेकिन कुछ अरसे के लिए बढ़ता है फिर कम हो जाता है। इस दफ़ा थोड़ा पीरियड लॉन्ग हो गया, लंबा पीरियड हो गया, इसलिए ज़्यादा असरात हैं। सिर्फ गवर्नमेंट जो है आटे पे, चीनी पे और घी तेल पे कंट्रोल कर ले तो मेरे ख्याल में सब सीधा हो जाएगा। अच्छा, दुकानों पे देख रहा हूँ प्राइस कंट्रोल लिस्ट नहीं है, जिसकी वजह से मुश्किलात हैं। जी मुश्किलात क्यों नहीं है? किसी को पता ही नहीं है क्या भाव में क्या चीज़ बेचनी है, क्या भाव में क्या चीज़ खरीदनी है। वहाँ होलसेल मार्केट में चले जाओ, वहाँ वो अपनी मर्जी के दाम में बेचेंगे चीज़, रिटेलर को अपनी मर्जी से बेचेगा। जब लिस्ट लगी हुई होगी तो जाहिर बात है फिर कुछ ना कुछ तो कंट्रोल करके बेचेगा ना, उसको हिसाब किताब में ला के बेचेगा। ठीक है। देखिए ये शहरी ये कहते हैं कि जो दुकानें हैं वहाँ पर रेट लिस्ट भी नहीं। अगर हम बात करें इसके बिल्कुल साथ जो है सब्जियों की दुकानें, वहाँ पर भी जो रेट लिस्ट ना होने की वजह से जो व्यापारी हैं, जो दुकानदार हैं, वो अपनी मनमानी कीमतों में जो है चीज़ें फ़रोख्त करें। अगर हम टमाटर की बात करें तो टमाटर रेट लिस्ट है क्यों नहीं? क्या रेट लिस्ट है वो प्रोवाइड नहीं की गई, या दुकानदार नहीं लगा रहे और वो चाहते हैं कि जो सरकारी नर्ख है उससे बढ़ाकर जो बेचा जाए, और उसके बारे में कोई उनसे पूछने वाला नहीं है? क्या यहाँ पे कोई इंतजामिया, कोई प्राइस कंट्रोल कमेटियां, कोई मजिस्ट्रेट, कोई नहीं आता विजिट करने के लिए, देखने के लिए? देखिए बिल्कुल चेक एंड बैलेंस बिल्कुल नहीं है, जिसकी वजह से जो दुकानदार हैं, जो फल फरोश हैं, जो रेहड़ीबान हैं, वो अपनी मनमानी कीमतों में तमाम तर चीज़ों को फ़रोख्त कर रहे हैं। अगर हम बात करें इन दुकानों पर, किसी भी दुकान पर हमें रेट लिस्ट नज़र नहीं आती, जिसकी वजह से जो दुकानदार हैं वो अपनी मनमानी कीमतों में चीज़ें फ़रोख्त कर रहे हैं। जो ख़रीदार हैं उनको पता ही नहीं होता कि दाल, चीनी, घी, साबुन, शैम्पू, इसकी असल कीमत क्या है। वो तमाम तर असल कीमत के बगैर जाने जो है वो ख़रीद रहा है, ये दुकानदार उसको फ़रोख्त कर रहे हैं। चेक एंड बैलेंस डीसी, असिस्टेंट कमिश्नर समेत जो दीगर हुक्काम हैं वो इसको चेक नहीं कर रहे हैं। फयाज ये बताइए, आपको कहीं पर टाइगर फोर्स के एहलकार नजर आ रहे हैं? बाहर निकले हैं वजीर आजम की कॉल पर, कुछ चेक वो रख रहे हैं जिस तरह वजीर आजम ने कहा था कि आपने नजर रखनी है? देखिए कराची में अमूमन लोग जो है
सोकर लेट उठते हैं। अभी तक मैंने देखा है कि कराची की जो शहर की तमाम बड़ी मार्केटें वो अभी खुलना शुरू हुई हैं, तो अभी तक तो मुझे कहीं पर टाइगर फोर्स का कोई भी जो कारकुन है या कोई भी एहलकार नज़र नहीं आ रहा। उम्मीद करते हैं कि ये दोपहर 12 बजे होते ही ये तमाम तर जो टाइगर फोर्स के जो जवान हैं ये शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर आएंगे, मार्केटों में आएंगे और ये भरपूर कोशिश करेंगे, कराची के शहरियों का साथ देंगे ताकि जो दुकानदार और ये मसनूई जो पैदा की गई है किल्लत कीमतों की प्राइस जो अप की गई है उसको डाउन करने में मददगार साबित हो। लेकिन नाजायज मुनाफा भी कमाया जा रहा है। फयाज बहुत शुक्रिया, कराची में आगाह करे थे इंतजामिया। सॉरी अब बता नहीं रहे कि कराची वाले जो हैं वो देर से उठते हैं, वो एक्चुअली इंतजामिया की तरफ निशानदेही कर रहे हैं। अच्छा ओके ठीक है, कहते हैं इंतजामिया देर से उठती है लेकिन इंतजामिया सोई हुई है, उठ ही नहीं रही है। मसला यहाँ मुझे ये समझ में नहीं आ रही है कि हमारे यहाँ ये एक पूरा तरीकाकार होता था ना, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ होती थी, मैजिस्ट्रेट होते थे, फिर उसके साथ साथ कमिश्नर जो है डीसी ऑफिस इसको मैनेज किया करता था। ये क्यों नहीं? और सरकारी नर्ख अगर कहीं है तो उससे जो लोग ज्यादा कीमतों पे बेच रहे हैं उनकी कोई रीजन तो होगी ना। अगर वो ज्यादा मुनाफा ले रहे हैं या उनको महंगा मिल रहा है, पीछे से ही महंगा आ रहा है, हुकूमत जो है वो विदाउट ग्राउंड चेक या रियलिटी चेक वो एक कीमत 10 रुपए उसकी लिख के लगा देती है। वो 10 रुपए का कैसे दे सकता है? आपने कभी दुकान में भी देखा है कि वो जब लिस्ट लगी होती है ना तो वो लिस्ट आपको कहीं पे नजर नहीं आएगी, आपको उसकी डस्टबिन नजर आ जाएगी, आपको वो लिस्ट नजर नहीं आएगी। और अगर आप उससे पूछेंगे ना भाई वो तुमने लगाई नहीं हुई, तो वो कहेगा लगाई हुई है। कोई बोरी उठाएगा, कोई चीज उठाएगा, उसके नीचे होगी। इससे भी बदतरीन एक बात बताती हूँ कि एक दुकान पे मैं गई, अब सब लोग मुझसे पूछना शुरू हो जाएंगे कहाँ पे आप गए, तो मैंने उन्हें कहा कि ये इतनी कीमत तो ये नहीं है, कीमत तो सरकारी नर्ख जो है वो कुछ और। से कहा जी वो भी लगी हुई है, वो पड़ी हुई है वो चीजें, फिर क्वालिटी का ना हमसे सवाल कीजिएगा। एग्जैक्टली ऐसे ही है। सो आप यानी जाकर वहां से वो जो सरकारी नर्ख जो लगे होते हैं आप उसमें चीजें नहीं खरीद सकते हैं उस क्वालिटी की जो कि होती हैं, और दुकानदार कहता है कि हम कैसे इस कीमत में ये चीजें दे दें, ये तो पता नहीं किस चीज की एक्सपेक्टेशन हमसे लगा रही है। और फरा अभी मुझसे पूछेंगी, इससे पहले ही मैं खुद बता देता हूँ कि मैं परसों अंडे लेने के लिए गया था, 159 रुपए दर्जन जो है ना मुझे लाहौर में अंडे मिले थे, और मैं खुद जो है परेशान हो गया, हैरान हुआ कि इतनी कीमत तो जब सर्दियों का जोबन होता है ना, फुल सर्दी जोबन पे होती है तब भी नहीं होती, इतनी कीमत हो गई। और अब लोग अंडों की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है। तो फिर उसके बारे में भी हम जानते हैं। महला ऐसे इलाके में चलते हैं ना सर्दी आ चुकी हुई है, कोयटा हमारा एक ऐसा इलाका है बलूचिस्तान जहाँ पे सर्दी जल्दी आती है, देर तक रहती है, ज़्यादा गर्म चीज़ें जो हैं वो लोग इस्तेमाल करते हैं। ऑब्वियसली जहाँ ठंड होती है वहाँ पर अंडे, गर्म मशरूबात, खुश्क मेवाजात, इस तरह की चीज़ें ही हमें जो है वो एक एनर्जी देती हैं। सो हम अपने नुमाइंदे से बात करेंगे, फजल तवाब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम जी फजल बताइए, आप यहाँ पर मौजूद हैं, कोयटा में क्या सूरत हाल है? अंडे किस तरह दर्जन मिल रहे हैं, क्या कीमत है, इतनी कीमत बढ़ क्यों गई, ये भी बताइएगा। देखिए इस तरह है कि कोयटा में तो हैरानकुन जो है ना सतह पर जो है जो अंडे की कीमतें हैं वो बढ़ चुकी है। अब तक जो क्योंकि आपने खुद कहा कि कोयटा में अब तक सर्दी जो है अपनी जोबन पे ही नहीं आई है कि फ़ी अंडे में 4 से 5 रुपए का इजाफा हो गया है और 180 से 200 रुपए में दर्जन अंडे जो है वो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। महंगाई की नई लहर ने कोयटा के शहरियों को हैरान कर दिया है और साथ ही साथ परेशान भी कर दिया है कि अंडे की कीमतें जो हैं वो पिछले एक हफ्ते में एकदम इतनी आसमान तक पहुंचना जो है वो समझ से बालातर है। दूसरी जानिब जहां तक डिप्टी कमिश्नर प्राइस कंट्रोल कमेटियों की अगर बात की जाए तो मस्जिद रोड की दुकानों पे मैंने तमाम दुकानों पे जो है ना चक्कर काटे, वहाँ पे प्राइस लिस्टें मालूम की, किसी के पास कोई भी प्राइस लिस्ट जो सरकारी निर्खनामा है वो मौजूद नहीं है और प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ मंजर आम से मुकम्मल तौर पर गायब है। गो के उन कमेटियों में मजिस्ट्रेट है, डिप्टी कमिश्नर कोयटा जो है उसे हेड कर रहे हैं, मगर मंजर आम से रफू चक्कर है। इस वक्त कुछ शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं किस तरह वो महंगाई में जो है ना वो गुजारा कर रहे हैं। एकदम अंडों की कीमतों में जो है ना इजाफा हो गया है, दीगर अशिया भी महंगी हो गई हैं, खासुसन अंडों का बताएं क्योंकि कोयटा में अब सर्दियाँ भी शुरू हो चुकी है, क्या कहेंगे? थैंक यू 92 फॉर लेटिंग एक्सप्रेस माय फीलिंग्स। बस कहना क्या है जी, ये लास्ट मंथ 120 रुपये डजन और इस जस्ट व्हेन आई केम ओवर हियर 180 रुपये सुन के तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई है। अभी सर्दियाँ शुरू नहीं हुई तो ये हाल है। ना सिर्फ ये अंडे, मेडिसिन ले लें, बिल्स ले लें, विद इन दिस मंथ्स आई रिमेंबर कि हम लोग 1700-1800 रुपये इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर देते। दिस मंथ आई हैड टू पे 5000 रुपीज़ पर मंथ। हाँ जी बिल्कुल, बहुत मुश्किल हो रही है। आप बताएं, आपने तो अंडे खरीद भी लिए हैं,
किस तरह ख़रीदें और कैसी है कीमतें? मेहरबानी 92। पहले मैं एक महीने पहले आया था 120 रुपये दर्जन ले गया, अभी कह रहे हैं कि 180 रुपये का है। ये हमारे बलूचिस्तान में तो प्राइस कंट्रोल इम्प्लीमेंटेशन तो है ही नहीं। बाकी 3 सूबों में फिर भी थोड़ी बहुत वो होती है, जैसे सरहद हो गया, दूसरे हो गए, उसमें फिर ये हमारे बलूचिस्तान में बिल्कुल न पूछने वाला है, न वज़ीर आला कोई प्राइस कंट्रोल वाला है, न मजिस्ट्रेट है, कोई इस पर पूछने वाले नहीं। तो जैसा कि शहरियों की बात सुनी कि उनका वही शिकवा कि प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो है वो मंजर आम से गायब है, रफू चक्कर है, नज़र नहीं आ रही है। और जब दुकानदारों से मैंने बात की तो दुकानदारों का ये कहना है कि अब तो 200 रुपये फी दर्जन हो गया है, 60 रुपये जो है इजाफा हुआ है। और अब जिस तरह सर्दियाँ जो है वो क्वेटा में बढ़ती जाएगी, कीमतें मजीद बढ़ने का खदशा जो है वो है। और सिर्फ आप ना उन्हें ये तसल्ली दे दीजिएगा कि सिर्फ कोयटा में बलूचिस्तान में मसला नहीं है, पूरे पाकिस्तान में मसला है। अगर प्राइस कंट्रोल जो है उसके ऊपर अमल दरामद हो रहा होता तो पंजाब में, KP में, सिंध में लोग क्यों चीख रहे होते? बिल्कुल ऐसी कराची की सूरत हाल भी अभी हमने जो है फयाज से जानी थी। बहुत शुक्रिया फजल, आप हमें आ रहे थे कोयटा से। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। हमजा का तो मुझे नहीं लगता कि हमजा अपनी जेब से करते हैं, इसलिए हमजा हमेशा दूसरों के एंड पे बात करते हैं। जब आप ब्रेड अर्नर हो ना और आप बिल पे कर रहे हैं, और आप यकीन करिए जो मेडिसिन की कीमतें हैं, अगर खुदा ना खास्ता कोई बीमार हो और आपको अंदाज़ा हो कि एक एक दवाई की कीमत में हज़ार रुपए से ज़्यादा का इजाफा हो चुका है, तो हमजा जिस घर में बूढ़े लोग हैं, जिस घर में बीमार हैं, वहाँ पे क्या सूरत हाल होगी, उन लोगों का कैसे गुज़राकात होगी, वो कैसे इन सारी चीज़ों को मैनेज करें? मेडिसिन का प्रॉब्लम है, वो अभी वो कह रहे थे कि हम अद्वियात भी जो है ख़रीद रहे हैं तो उसमें बड़े मसाइल हैं कि जो फिर कीमतें बढ़ा दी गई और कहा गया क्योंकि शॉर्टेज थी इसलिए कीमतें बढ़ा दी गई, हुकूमत की जानिब से ये कहा गया। और दूसरा जो मैं अपने बिल हैं अब वो मैं फ़रा को दूंगा, फ़रा पे किया करेंगी क्योंकि फ़रा समझ रही है कि मैं अपने बिल पे नहीं सिर्फ आप ओनरशिप लेके बात किया करेंगे। हाँ ये मसला हो रहा है, लोग कहते हैं, वो कहता है, उसने बताया, भाई हम लोग भी तो लोग हैं, हम भी तो ये चीज़ें सह रहे हैं। अगर आपने लिए हैं टींडे और आपने उसके 180 रुपये पे किए हैं तो आपको पता होगा कि लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में, सिंध में, बलूचिस्तान में, मैं यही कहूँगा कि जो लोग कह रहे होते हैं ना, जो आवाज़ें आवाम होती है वही है असल आवाज़, और हम आवाम से ही जानेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं और कितनी महंगाई वो देख रहे हैं। ज़बान खल्क़ को नकारा है खुदा जाने। महंगाई वैसे की वैसी है, हर चीज़ महंगी हो रही है। कभी पेट्रोल महंगा हो रहा है, कभी गैस महंगी हो रही है, कभी अंडे महंगे हो रहे हैं, गोश्त महंगा हो रहा है, आवाम परेशान है। महंगाई का एक ऐसा तूफान है जिससे कोई शख्स नहीं बच सका। ये आम आदमी की, गरीब आदमी की ज़रूरत है कि उसे को अंडे की कीमत का भी पता होता है, आटे की कीमत का भी पता होता है कि उस बहरान से गुजर रहा है। जब ये इमरान खान साहब नोटिस लेते हैं तो वो चीज़ अदम दस्तयाबी हो जाती है। हम कहते हैं कि खुदारा इस आवाम पर तरस करें। आवाम की चीखें जो है ना, जिस तरह पीपल्स पार्टी के दौर में निकलती रही हैं, जिस तरह नून के दौर में निकलती रही हैं, उससे ज़्यादा कहीं चीखें जो है ना ये इस तब्दीली के दौर में निकल रही हैं। महंगाई इतनी होगी है, कोई चीज़ लेने जाओ इतनी महंगाई है, इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता। तौबा करे, इतनी महंगाई होगी है ना, इतनी महंगाई होगी है, तौबा अस्तगफुरुल्लाह, कि पे बाद में आती है, 10 दिन नहीं गुजरते पे ख़त्म हो जाती। ये कंट्रोल हुकूमत से नहीं हो पा रही, हुकूमत से इसलिए नहीं हो पा रही कि शायद उनका ध्यान ही नहीं है इस तरफ। ये हुकूमत महंगाई कम कर सकती है, ये नामुमकिन लग रहा है मेरे को, क्योंकि हर चीज़ के बारे में आप देख रहे हैं, जिस चीज़ का देखो रेट। अच्छा, वैसे बड़े मुस्कुरा के सब लोग बता रहे थे, जिससे लग रहा था कि शायद मसाइल उन्हें इतने नहीं है, लेकिन है मसला बहुत ज़्यादा। अब वो एक स्टेज आती है जब आदमी अपनी परेशानी पे भी मुस्कुराने लग पड़ता है कि अब और क्या किया जाए। बिल्कुल ऐसे ही। सदाकत अब्बासी हमारे साथ है, हमजा उनसे बात कर लेते हैं। सदाकत अब्बासी साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अब्बासी साहब, आपने गुफ्तगू सुन ली होगी आवाम की, वो ये कह रहे हैं कि जो पीपल्स पार्टी के दौर में महंगाई थी, फिर उससे बढ़ गई नून लीग के दौर में, और अब तो उससे भी ज़्यादा बढ़ गई है, और उनको ये भी नहीं लग रहा कि ये कंट्रोल में आएगी। क्या आप समझते हैं वज़ीर आज़म ने अब नोटिस ले लिया है, महंगाई को कुछ कंट्रोल कर लिया जाएगा? जी, अस्सलाम वालेकुम हमजा साहब और साहिबा, अस्सलाम। बिल्कुल, आप जो मैं चूँकि आप तो आप भी आवाम के आपने फीडबैक दी, हम हर वक्त आवाम में ही रहते हैं, अवामी नुमाइंदे हैं, हमें रोज़ लोग मिलने आते हैं, हम उनकी बातें सुनते हैं, खुद भी हम घरदारी चलाते हैं। लिहाजा ये जो महंगाई वाली बात है इसमें कोई दो राय नहीं है कि महंगाई है और लोगों की तकलीफ़ भी है, और शायद मैं समझता हूँ कि अगर जितना लोग में तकलीफ़ में होते हैं, मैं वज़ीर आज़म से जब भी मिलता हूँ इस बारे में उनको भी बड़ी तकलीफ़ में देखता हूँ। लेकिन एक बात समझनी है जो हमने आपको भी समझानी है और लोगों को भी समझानी है जी,
कि जिस तरह की मैशत हम लेके चले थे, अब हमारे पास दो ऑप्शन थे। एक तो वही आर्जी किस्म का लोगों को रिलीफ दे के मजीद जो पाकिस्तान की मैशत की जो पिलर्स हैं उन पे कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए जिस तरह पहले हुआ, और पाकिस्तान की मैशत खुदा न खासा दिवालिया हुई, इतने बड़े बड़े खसारे हो गए कि पाकिस्तान का चलना नामुमकिन हो गया था। जिस तरह आपका घर है, घर पे बहुत कर्जा चढ़ जाए, आपकी आमदनी थोड़ी हो, खर्चे ज़्यादा हों, आप 2-4 साल तो गुजार सकते हैं, लेकिन इस तरह आप कोई दहाइयाँ नहीं गुजार सकते। ये सिचुएशन पिछले 15-20 साल से रही। हमारी हुकूमत ने आते ही ये फैसला किया कि पहले ये बड़े बड़े खसारे कम करेंगे। ज़रा जब ये खसारे कम किए जाते हैं, जब 20 अरब डॉलर का खसारा आप कम करने जाएंगे, आपको इंपोर्ट रोकनी पड़ेगी, आपको खर्चे कम करने पड़ेंगे, आपको कई जगह पे टैक्स लगाना पड़ेगा, बिजली की कीमतें भी एडजस्ट हुई, इस सब का मल्टीप्लायर इफेक्ट हुआ, ये हुआ और उससे आम बंदे की तकलीफ में इजाफा हुआ। लेकिन पाकिस्तान की मैशत का खसारा कहाँ कम हुआ? सदाकत अली बासी साहब, कहाँ पे अचीव किया? फिर चलें, अवाम ने कड़वी गोली निगल ली, खा ली, सहली सहरे हैं, कहाँ पे बेहतरी आई? जी बेहतरी देखें ना, मैं दो चीज़ें हैं। अगर आप देखें कि जो बड़े बड़े खसारे थे इदारों के वो कम हुए। 20 अरब डॉलर हमें साल का खसारा था करंट अकाउंट का, जो आप कम होकर 3 अरब डॉलर पे आ गया। इसका मतलब है इस मुल्क के लोगों के 17 अरब डॉलर बचे हैं। जाहिर है अब आपका सवाल ये होगा कि वो कहाँ गए, वो लोगों की जेबों में कब आएंगे। तो यही चीज़ें होती हैं, जब आपका कर्जे बहुत बढ़ जाए, अदायगियों की इतनी बड़ी रकम हो जाए, तो उसको कौम को कड़वी गोली खाना पड़ती है। जी ठीक है बासी साहब, जी बासी साहब ये फरमा दीजिएगा कि वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि टाइगर फोर्स जो है वो नज़र रखेगी, आप लोगों ने नज़र रखनी है, निशानदेही करनी है, यानी कि जो मुनाफाखोर हैं उनके ऊपर नज़र रखी जाएगी। लेकिन क्या ये इंतज़ामिया का काम नहीं है? और अगर इंतज़ामिया से हम ये काम नहीं करवा पा रहे हैं तो इंतज़ामिया के खिलाफ हुकूमत एक्शन क्या ले रही है? बस 10 सेकंड में पिछली बात कर लूँ। ये चीज़ें अब अल्लाह के फजल से कंट्रोल में आ गई हैं। जैसे मैंने आपको खसारों की बताई, जैसे मैंने IMF की रिपोर्ट के बारे में बताया, फिंच की रिपोर्ट के बारे में बताया, ब्लूमबर्ग के बारे में बताया। ये दुनिया के वो क्रेडिबल इदारे जो मईशत का जो अंदरून होता है उसके बारे में रिपोर्ट करते हैं। आप तो बैरूनी बात कर रहे हैं, और वो जो आपके सवाल बिल्कुल जेन्युइन है कि अगर महंगाई है, चीज़ें महंगी बेची जा रही हैं, तो उसमें हुकूमत देखें 3-4 वजूहात हैं। एक तो हुकूमत का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है और ये सूबाई मामला है। अगर पंजाब और KP की बात करें तो हमारी हुकूमत की जिम्मेदारी है, तो अगर कीमतें बढ़ी हैं तो बिल्कुल हमारी सूबाई हुकूमतें जिम्मेदार हैं। सिंध में, बलूचिस्तान में हमारी हुकूमत नहीं है, वहाँ को भी हुकूमतों का बराबर का इसमें कसूर है। लेकिन अब वज़ीर आज़म ने यानी आज से सिर्फ इस बात को टॉप प्रायोरिटी बना ली है कि वो जो तमाम वजूहात है जिनकी वजह से कीमतें बढ़ती हैं, उन वजूहात को। सदाकत अली बासी साहब, टाइगर फोर्स क्यों, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ क्यों नहीं, इंतज़ामिया क्यों नहीं, DC साहब और ये कमिश्नर ऑफिस क्यों नहीं, जो ज़िले इंतज़ामिया है वो क्यों नहीं जिम्मेदार इस चीज़ की? टाइगर फोर्स कैसे इसको कर पाएगी? क्या टाइगर फोर्स के पास मजिस्ट्रेट के इख्तियार दे देंगे आप? वो कैसे इसको मैनेज करेंगे? पर सियासत में वो हर वो बात की जाती है जो अट्रैक्टिव होती है। ये जो आपने बात की, ये सारी बातें हैं, लेकिन आपने या मैंने या लोगों ने सिर्फ टाइगर फोर्स चूज किया। वज़ीर आज़म का कहने का मतलब ये है कि इंतज़ामिया, DC, कमिश्नर, ACs, यही इनके पास इंतज़ामी कंट्रोल है। टाइगर फोर्स अपने ओन पे कोई उनके पास इख्तियार नहीं है, वो सिर्फ सिविल इंतज़ामिया की मदद के लिए। ठीक है वज़ीर सर, ये भी बताइएगा, प्याज, टमाटर, अदरक की कीमतों का तो ताल्लुक पिछली हुकूमतों या उनकी बदउनवानी से नहीं है ना? ये तो आपने मैनेज करना था। ये तो प्राइस को मतलब इंपोर्ट कैसे हो रही है, पैदावार कितनी है, उसके मुताबिक कितनी मंगवानी है। गंदम का जो बहरान है उसके बारे में देखिए, गंदम जो है जो दरामद की गई वो भी मुल्क से बाहर जाती रही। सो ये जो मसाइल हैं जहाँ पर ज़ख़ीरा अंदोज़ी, मुनाफाखोरी, जहाँ पे ये नेटवर्क जो काम कर रहे हैं उसके खिलाफ 2 साल में कोई काम नहीं किया जा सका, इसको किस खाते में डालेंगे? देखें, ये बात बिल्कुल सही है। पहली बात ये कि गंदम का इशू शायद आपको भी समझाना है कि इस साल जो गंदम की फोरकास्ट की गई थी, जब गंदम तैयार हुई और जब गंदम की कटाई होती तो बारिशें बहुत ज़्यादा हो गई। आपको पता है अनप्रेसिडेंटेड बारिशें हुई, जिस वजह से 20 लाख टन गंदम की आउटपुट जो फोरकास्ट की गई थी, जिसकी पेशबंदी की गई थी, उससे कम हुई, पेशगोई की गई थी। लिहाजा उसकी वजह से गंदम का बहरान आया, जो अब इम्पोर्ट होना शुरू हो गया। इंशाल्लाह अगले 2-3 हफ्तों में ये बहरान कंट्रोल हो जाएगा। बाकी जो आप माफिया की बात कर रहे हैं, पहली दफ़ा उनके बारे में कमीशन बने,
इंक्वायरियाँ हुई, रिपोर्टें बनी, अब इदारों ने उन पर कार्रवाई करनी है इंशाल्लाह। जैसे मैंने कहा कि हमारी वो वाहिद कैबिनेट है जो हर हफ्ते में बैठती है और अवामी इशूज पे बात करती है, और सबसे बड़ा इशू महंगाई का है। सबसे बड़ा इशू महंगाई का है। सदाकत अली अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया। ये बड़ा सेफ टाइम भी है, इसलिए कि अपोजिशन एक तरफ एहतजाज की बात कर रही है। महंगाई से परेशान अवाम जो है उनको अगर नजर आएगा कि कोई ऐसा नारा, कोई ऐसी बात जहाँ पर उनको रिलीफ मिल सकता है, तो हुकूमत के लिए बात परेशान कुन भी हो। शायद यही वजह है कि हुकूमत इसके ऊपर सोच रही है, और फरा हुकूमत ने इसके ऊपर सोचा, ये कहा कि पीर से हम करेंगे, और हमने ये देख लिया कि नान भी एसोसिएशन ने कह दिया भाई हम तो रोटी 10 रुपए की करते हैं। चले देख लेंगे, देर आए दुरुस्त आए। टाइम फॉर ब्रेक के बाद आगे चलेंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं, और अब बात करेंगे कोविड के फैलाव के बारे में। हम सबको पता है कि हमने बहुत अच्छी तरह से कोरोना पे काबू पा लिया था, लेकिन फिर ये मसला सर उठाने लगा है। अभी जो लेटेस्ट इसमें हमें पता चली है 2 अम्मात मजीद के साथ, 12 मजीद अम्मात के साथ मुल्क भर में मेरे ख्याल 666 लाहौर में हाँ, और लाहौर में 106 नए केसेस। और मतलब कि कोरोना बढ़ रहा है, और ये वज़ीर आज़म की जानिब से भी कहा गया था, और फिर NCOC जो है वो बार बार इसकी निशानदेही कर रही है। और सबसे बड़ा जो गढ़ हमने पहले भी बताया था, असद उमर ने कहा था कि वो रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल बनते जा रहे हैं, जिसके लिए नए SOPs भी दे दिए गए। हाँ, कुछ बंदोबस्त किया गया है। उन्होंने कहा है कि इसके बारे में अब जो उन्होंने नई कानून साजी है, 300 लोग वो जो है इंडोर इवेंट में शामिल हो सकेंगे, और आउटडोर इवेंट में 500 अफराद को शिरकत की इजाज़त होगी। हर तकरीब जो 2 घंटे से ज़्यादा नहीं हो सकेगी, और रात 10 बजे शादी हॉल जो है बंद कर दिए गएंगे। लेकिन खिलाफ वर्जी पर ज़ाहिर जुर्माना भी होगा। लेकिन इसके बारे में कहते क्या हैं शादी हॉल एसोसिएशन के सदर से जानेंगे। मियां मोहम्मद इलियास साहब के शादी हॉल्स और जो रेस्टोरेंट्स हैं उनकी क्या रिजर्वेशंस है। शादी हॉल्स के बारे में बताइएगा मियां मोहम्मद इलियास साहब, आप मुत्तफिक हैं? पहले तो वफाकी वज़ीर असद उमर साहब ने कहा कि यहाँ से फैल रहा है बहुत ज़्यादा कोविड, तो क्या SOPs फॉलो नहीं किए जा रहे थे, और अब नए जो कानून आपको दिए गए हैं ये कितने प्रैक्टिकल और काबिल अमल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये असद उमर साहब ने बिल्कुल 100% गलत कही है बात। अभी तो हमारे फंक्शन शुरू होने हैं, अभी तो इक्का दुक्का कोई फंक्शन है, वो भी छोटे छोटे पैमाने पर, कोई 70 आदमी का, कोई 100 आदमी का, इससे ज़्यादा नहीं है। अभी तो ये सफ़र का महीना है, हमारे जो फंक्शन है वो शुरू होने हैं रबीउल अव्वल से, वो गालबन 24-25 अक्टूबर से जाके शुरू होने हैं। उनके अंदाजे बिल्कुल 100% गलत हैं, और मैं उनसे हमेशा यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा हमें ग्रेड लिस्ट में निकाल लें। गलती किसी की होती है, खिमाजा हमें भुगतना पड़ता है। हम पूरे SOPs के साथ जो उन्होंने दिए थे पहले, उसके ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं, तो लिहाजा हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाना बिल्कुल गलत है। उसके अलावा हमारे जितने भी टेस्ट हुए हमारे स्टाफ के, एक भी पॉजिटिव नहीं आया। पूरे पंजाब के अंदर एक भी पॉजिटिव नहीं आया। ये इनकी बात कहनी बिल्कुल सरासर गलती है, गलत है, और हमारे साथ ज्यादती वाली बात है हमारे शोबे से। हम पहले 6 माह से 7 माह हो गए हमें सफ़र कर रहे हैं इस कारोबार से, लाखों लोग बेलवास गौरव हो गए हैं। असद उमर साहब को समझ से करना लेना चाहिए कि क्यों मुझे मुल्क की मैशत के लिए तबाह कर। अच्छा, लेकिन मियां मोहम्मद इलियास साहब जो अभी नए उन्होंने कवानीन दिए कि 10 बजे बंद कर दें, और ये कि 300 लोग जो है वो इंडोर इवेंट में हों, आउटडोर में आप 500 तक कर सकते हैं, इसमें कबाहत है कोई? ये इसमें कोई परेशानी की बात है इस पे अमल करना? इस दो घंटे की टाइम है वो कबाहत इसलिए है कि इनकी गलती की वजह से जब ईद उल फितर के ऊपर इन्होंने टाइम कम किया था तो बाज़ारों में रश हो गया था, जिसकी वजह से कोरोना का फैलाव और बड़ा था। अब जब हमारे मार्च 7 बजे आना शुरू होते हैं, आस्ता आस्ता आते हैं, उसके बाद 8 साढ़े 8 बजे तो प्रोग्राम बनना शुरू होता है, और 9:45 बजे मेहमान बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। जब ये टाइम कम करेंगे तो उससे फिर होगा, रश बढ़ेगा, तो इनकी गलती की वजह से हमें भी साथ मुसीबत पड़ेगी। बिल्कुल ठीक। आप क्या समझते हैं कि जब ये तादाद कम कर दी जाएगी, वैसे शहरों में 300 तादाद इंडोर के लिए आप क्या नहीं समझते कि काफ़ी है? और आपने एक सोशल डिस्टेंसिंग को भी मेंटेन करना है। दूसरा, जब 2 घंटे भी कर दिए जाएंगे तो ये जिम्मेदारी तो उन लोगों पर भी आयद होगी जिन्होंने बुकिंग करवाई हुई है।
नहीं, उनका भी एक तो उनका फंक्शन नहीं सही होगा और एकदम सारे लोग इकट्ठे होके आएंगे जिससे रश बढ़ेगा। इस तरह आस्ता आस्ता लोग लाइनों में आते हैं, हम उसके मास्क देने सैनिटाइज भी कराते हैं और उसके साथ टेम्परेचर भी चेक करते हैं, फिर वो आस्ता अपनी सीटों पर बैठते हैं। जब इकट्ठे लोग आएंगे, लंबी कतारें बनेगी, वो रश बढ़ेगा, इससे और ख़तरा बढ़ेगा। ये लिहाजा हमारी रिक्वेस्ट है, ये टाइम का दौरानिया 3 बजे ही रहने दें, इसके ऊपर पाबंदी ना करें, ना करें, ना करें। मियां मोहम्मद इलियास साहब, जितनी तेज़ी के साथ दूसरी लहर का खदशा पूरी दुनिया में और यहाँ पाकिस्तान में भी है, आप समझते हैं कि बिल्कुल अगर ना हुकूमत रेगुलेट करे तो लोगों की अमात जैसे जो मसला है उससे निपटा जा सकता है? क्या ज़रूरी और मुनासिब नहीं है कि थोड़ी सी तब्दीली हम अपने रूटीन में कर लें, अपने मिलने जुलने में कर लें, अपनी तकरीबात के जो एहतमाम है उसमें कर लें? नहीं, देखें, मैं इसके बावजूद जो भी काम किया जाता है दुनिया में वो स्टेक होल्डर को साथ लेके किया जाता है, उनकी मुशावरत से किया जाता है, क्योंकि उनका रोज़ का काम है, उनको पता है कहाँ फ़ायदा होगा, कहाँ नुकसान होगा। ये बंद कमरों में बैठ के खुद ही फैसले कर लेते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसके हमेशा रिजल्ट जो है ना वो कम अच्छे आते हैं, ज़्यादा गलत आते हैं। ये वाकई 300 और 500 की जो बात है, शहरों के अंदर तो मसला नहीं है, जो दूर शहरों से बाहर जिनके बड़े मेहमान हैं, हमारे इनसे यही रिक्वेस्ट है, जितनी किसी की जगह है उसका 50% के पास है वो कारोबार करे। आप 300 की बात करते हैं, छोटे हाल की बात जगह 300 जगह ही नहीं होती, बड़े हाल वाले के जो मार्केट लगी हुई हैं 1000-1500 की जगह होती है। आदमी मकसद तो यही है कि आदमी को समाजी फासले के साथ बिठाना चाहिए, वो हम बिठाने के लिए तैयार हैं। जो पहले SOP से हम उसके ऊपर पूरा अमल दरामद कर रहे हैं। मैं आपको ये पिक्चर्स भी सेंड करता हूँ, सब कुछ इनको भी करता हूँ कि हम किस तरह तामुल कर रहे हैं। अब आपने इन्होंने जब भी कहा बात सही कि जब पहले कोरोना आया है 13 तारीख को जब इन्होंने ऐलान किया तो उसी वक्त हमने दोपहर के खाने भी जो थे हमारे वो भी ज़ाया हो गए, हमने पूरा इम्प्लीमेंट कराया। मगर जब ये गलत बातें हमें कहेंगे तो फिर हमारे लिए मुश्किल होगा कि इनका साथ देना। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया मियां मोहम्मद इलियास साहब, सदर शादी हॉल्स एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद थे और अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उससे वो आगाह करते करते कि टाइम कम करने से एक वक्त में मना किया जाए ना, वो कहता है कि नहीं मेरे साथ तो ज़्यादती है, बाकियों के ऊपर जो है वो आप अमल दरामद करें। एक बात उनकी बड़ी वैलिड थी फरा कि मुहर्रम सफ़र के अंदर उस तरीके से तकरीबात नहीं होती हैं, हमारी तकरीबात तो भी शुरू होनी है, तो हम कैसे गढ़ बन गए या हब बन गए। हाँ, ये बात भी उन्होंने सही की और दूसरी ये बात में भी मुझे थोड़ा सा वजन नजर आया कि जितनी कैपेसिटी है उसका आधा कर दें, लेकिन एक जैसे कहते हैं सबको एक ही स्टिक से एक ही उससे हाँकना जो है वो कुछ मुनासिब उन्हें नहीं लगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। एक और बहुत मसला, हमारे मसले जो हैं वो बाज़ औक़ात इतने गैर अहम मसले इतने अहम हो जाते हैं कि समझ में नहीं आता। टिकटॉक ऐप पे पाबंदी, मुल्क भर में बहुत एक लंबी चौड़ी बहस छिड़ गई है क्योंकि 43 मिलियन डाउनलोडर्स के साथ ये जो है पाकिस्तान 12वें बड़े मुल्क में है। और पाकिस्तान में देखा बहुत जाता है, टिकटॉक को पसंद बहुत किया जाता था, लोग देखते थे, लोग उसको फॉलो करते थे और कई स्टार्स बने। फरा अगर हम देखें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर तो उसका अगर पॉजिटिव पहलू था तो आपको कई ऐसे लोग मिल रहे थे जिनके अंदर पोटेंशियल था। हाँ, जिस पे हुकूमत ने किया वो वाला कंटेंट जो फहश था, वो वाला कंटेंट जो नहीं दिखाया जा सकता था, हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि जी कि हमने बातचीत की है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उस कंटेंट को ब्लॉक नहीं किया गया था टिकटॉक की जानिब से। अब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा शोर शराबा है, लेकिन मुझे इसमें दो चीज़ें जो हैं वो नहीं समझ में आती कि टिकटॉक पे तो आपने पाबंदी लगा दी, कोई और ऐप आ जाएगी, लोग वहाँ पे शुरू हो जाएंगे, वहाँ पर भी पाबंदी लगाएंगे आप। ये जो एक एपिटाइट है कि पाकिस्तान जो है वो पोर्नोग्राफी सर्च करने वाले ममालिक की फहरिस्त में आता है, वहाँ पे आप सबसे ज़्यादा आपके यहाँ से इस तरह की गलत चीज़ें जो हैं वो देखने के शौक तजस्सुस पाया जाता है। ये क्यों है? इस मसले का क्या हल है? क्या इस मसले का कोई हल जब तक नहीं होगा ऐप तो कोई ना कोई आती रहेगी और वो हिट होती रहेगी। लेकिन फरा टिकटॉकर्स जो है ना वो बड़े नाराज हैं हुकूमत से वो है। अच्छा, दूसरी एक और बहुत बड़ा जो इशू है मुझे लगता है वो ये है डिवीजन। अगर इतने लोग देख रहे हैं तो उतने ही लोग उसकी तनकीद भी कर रहे हैं, तो मुआशरा जो है बहुत सख्त डिवीजन में है इस वक्त। ये आपके हारमनी क्यों नहीं है हमारे यहाँ? अगर एक चीज़ गलत है तो उसे हर कोई शख्स गलत क्यों नहीं मानता, और अगर एक गलत नहीं है तो फिर सारे लोग उस पर मुत्तफिक क्यों नहीं होते? ये जो डिवीजन है ना, ये भी इटसेल्फ बहुत एनार्की, भी बहुत परेशान मौजूद थे। और अभी ये भी कहा जा रहा है कि टिकटॉक को खोल दिया जाएगा दोबारा से, कि जब वो एतराज़ात हैं उनको दूर कर दिया जाएगा। हमारे साथ हरीम शाह टिकटॉक गर्ल मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? बताइए मसला क्या है? टिकटॉक पर पाबंदी लग गई, क्यों लग गई? आप क्या समझती हैं? वजूहात क्या थी? क्या लगनी चाहिए थी पाबंदी?
वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। देखिए, टिकटॉक पे पाबंदी लगा के हुकूमत ने जो पब्लिक को बताया कि मतलब गैर ज़रूरी मवाद या बेहयाई की वजह से पाबंदी लगाई है, तो मेरे ख्याल में एक ऐसी वजह पब्लिक को देना, आवाम को देना, जो कि बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है मेरे ख्याल में, कि आप किसी भी ऐप को बेहयाई की वजह से बंद कर दो या उस पर कोई ऐसा एलिगेशन लगा के कि इस वजह से हमने इस ऐप को ब्लॉक कर दिए, बंद कर दिए। तो मैंने हमेशा से एक बात की है, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की थी और हुकूमत से इस बात की एक शिकायत समझ लें या रिक्वेस्ट समझ लें, वो की है कि आप किसी भी ऐप का बंद कर देना या किसी भी ऐप का रिमूव कर देना वो सोल्यूशन नहीं होता। हर चीज़ का आप कोई ना कोई हल तलाश करो, और किसी चीज़ का ये हल नहीं है कि आप उसको बंद कर दो। वो हल क्या है आपकी नज़र में हरीम? आप क्या सजेस्ट कर रही हैं, क्या तजवीज़ कर रही हैं, क्या हल है? अगर पाबंदी ना लगाई जाए तो लोग इतना शोर मचाते हैं कि टिकटॉक जो है ये फहाशी फैला रही है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि खिलाफ गैर अखलाकी हैं, लोग डाल भी रहे होते हैं, तो फिर आपके ख्याल में क्या हल है? मेरे ख्याल में इसका हल ये है कि जितने भी अदारों को अलर्ट होना चाहिए, कोई भी पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की शर्मिंदगी का बायस बन रहे या कोई भी पाकिस्तान में किसी भी चीज़ का गलत इस्तेमाल कर रहे, तो उनको आप सज़ा दो। किसी एक को आप पनिश करोगे तो कोई दूसरा उसके नक्शे कदम पे नहीं चलेगा। हर एक चीज़ के SOPs होने चाहिए। जैसे पाकिस्तान के अंदर सेंसर बोर्ड है, बहुत कुछ है, तो आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व करो। अगर आपने एक ऐप को ख़त्म कर दिया तो ये पाकिस्तान के लिए मुफीद नहीं है मेरे ख्याल में। पाकिस्तान के लिए किसी भी चीज़ का बंद कर देना फ़ायदे में कभी भी नहीं जाएगा, नुकसान का ही बायस बनेगा। क्योंकि एक ऐप जो पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तानी नौजवानों को मुतारफ़ करवाता है और उनके बहुत सारे टैलेंटेड लोग भी हैं, आप उनसे उनका टैलेंट क्यों छीन रहे हो? बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, आप उनको जहनी तौर पे क्यों मफलूज कर रहे हो? तो मेरे ख्याल में ये नहीं है कि आप किसी एक की वजह से या चंद लोगों की वजह से आप जो है तो बाकी उन लोगों को भी पनिश करो। जो अवामी रद्द-ए-अमल क्या है, आपको भी सुनाते हैं, अपने व्यूअर्स को भी सुनाते हैं, अवाम क्या सोचते हैं, कैसा फैसला है? टिकटॉक जो है वो बहुत पहले बंद हो जानी चाहिए थी। अगर ये चलती भी है तो इसको चाहिए कि टिकटॉक की जो कम्युनिटी है उनको प्रॉपर इसको सेंसर करना चाहिए। ये हुकूमत का बहुत अच्छा फैसला है, ये टिकटॉक बंद ही होनी चाहिए हमेशा के लिए। बहुत अच्छा फैसला है हुकूमत का, जो इस तरफ जो हमारे नौजवानों की तवज्जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, इससे कोई प्रोडक्टिव काम नहीं हो रहा था। टिकटॉक बंद करने का फैसला किया है, PTA ने बहुत अच्छा फैसला किया है। अच्छा हुआ टिकटॉक बंद हो गई, बच्चे बहुत ख़राब हो रहे थे, ना पढ़ते थे। इस टिकटॉक की वजह से बहुत लोगों की जान ही गई है। पाकिस्तान में टिकटॉक बंद होना चाहिए। टिकटॉक बनाने से लोगों की जाने जा रही हैं। लोग टिकटॉक बनाते बनाते कोई ट्रेन के नीचे आ जा रहा है, कोई गाड़ी के नीचे आ जा रहा है। इसको प्रॉपर तरीके से बंद करना चाहिए, क्योंकि अभी भी काफ़ी जो है और भी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे ये देखी जा रही है। मेरे ख्याल से ये एक लिहाज से ठीक हुआ है काम, और अगर इसको ओपन भी किया जाए तो इसके लिए चेक एंड बैलेंस का काम बहुत ज़रूरी है। ये लोगों की स्टडी में फ़र्क पड़ेगा, जो बच्चे टिकटॉक यूज़ करते थे वो स्टडी भी करेंगे। टिकटॉक बंद हो गया, बहुत सुकून में। जी तो हरीम, लोग तो कह रहे हैं कि जी कि बहुत अच्छा हुआ, इसको बहुत पहले बंद हो जाना चाहिए था। फिर दूसरा एक बंदे ने ये भी कहा है कि नौजवान ने कि अब हम पढ़ाई ठीक से कर सकेंगे। क्या आप समझती हैं कि लोगों की पढ़ाई पे खासा असर पड़ रहा था इससे? बिल्कुल इन चीज़ों को भी मानती हूँ कि पढ़ाई पे, उन लोगों की पढ़ाई पे असर पड़ रहा था जिनको मतलब अपने स्केड्यूल का पता नहीं था। वो लोग इससे अफेक्ट हो रहे थे जिनको ये नहीं पता था कि हमने किसी भी ऐप को यूटिलाइज़ कैसे करना है, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कैसे करना है। मेरे ख्याल में अगर हम एतदाल में रहकर किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करें तो हम कभी भी नुकसान की तरफ नहीं जा सकते। हरीम, आपको नहीं लगता ये हुकूमत ने ये एतराज़ात जो हैं सिटीज़न पोर्टल पे, ये शिकायत जो हैं ये वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस की हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में ये शिकायत जो हैं ये वसूल हुई है, जिसके बाद ये एक्शन किया गया है और पाकिस्तानी हुकाम ने टिकटॉक हुकाम से 4 मरतबा 40 अकाउंट्स रिपोर्ट किए हैं, जिनमें से सिर्फ 2 अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। आपके इल्म में होगा, आप कश्मीर के बारे में लिखना चाहें ना या फ़लस्तीन के बारे में कोई वीडियो पोस्ट करना चाहें तो बहुत सारी ऐसी सोशल राब्तों की साइट्स हैं जो अपलोड ही नहीं होने देती, वहाँ पर उन्होंने फ़िल्टर्स लगाए हुए हैं। तो क्यों नहीं हम निगोशिएट कर सकते कि ऐसा गैर अखलाकी मवाद के लिए कोई फ़िल्टर वहाँ पर डाल दें कि वो अपलोड ही ना हो सके, वो लोगों तक जा ही ना सके, ताकि ये रेगुलेट भी हो जाए। और जैसे आप कह रही हैं, लोगों को जो जेन्युइनली टैलेंटेड हैं और वो टैलेंट अब उनका सामने आता है, वो काम भी चलता रहे।
बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि आप जो है तो जितना भी गैर इखलाकी मवाद है आप उसको रिमूव करवाएं ना। अगर फरा मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहूँगी कि अगर चलें ये ऐप ख़त्म हो गया, अब VPN है, VPN के थ्रू सारे मतलब पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है तो टिकटॉक देखा जा रहा है। अगर पाकिस्तान इस चीज़ पे कंट्रोल कर सकते हैं कि वो किसी ऐप की बंदिश करवा सकते हैं, तो फिर वो अगर इतनी बेहयाई है एक चीज़ में, तो आप VPN या किसी और साइट के थ्रू भी ना वो करो। अगर एक चीज़ लीगल वे से नहीं तो पाकिस्तान उसको इलीगल वे से करते हैं। अगर पाकिस्तान के अंदर टिकटॉक बैन हो गया तो VPN के थ्रू सब ने टिकटॉक को मतलब चलाना स्टार्ट कर दिया और एक दूसरे को भी बता रहे हैं कि VPN, और नीचे मेंशन भी कर रहे हैं और लोगों को कमेंट्स में बता रहे हैं कि आप भी VPN यूज़ करो और VPN के इस्तेमाल से जो है तो आप इस ऐप पे वो कर सकते हो। मेरे ख्याल में इदारे अगर अलर्ट हो किसी एक को ऐसा मतलब कोई भी हमारे पाकिस्तान के अंदर कोई इस तरह की मतलब पाकिस्तान के लिए अगर शर्मिंदगी का बायस बन रहे या कोई भी क्रिमिनल एक्ट कर रहे हैं, आप किसी एक को सजा दो तो कोई भी उसके नक्शे कदम पे कभी भी नहीं चलेगा। हरीम आप हमारे साथ मौजूद थी, आपका वही बात कह रही है जो मैं भी कह रही हूँ कि आप वहाँ पे भी तो जाके पोर्नोग्राफी सर्च करते हैं तो अपना बहुत सारी चीज़ों को एक ब्रेक की जानिब चलेंगे। फराह, स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और इससे पहले कि हम अपनी बातें शुरू करें, एक नज़र टॉप स्टोरीज पे डालेंगे। महकमा मौसमियात ने कराची में हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया। कराची में इस हफ्ते दर्जा हरारत 42 डिग्री तक जा सकता है। हीट वेव की लहर शहर में 6 से 8 रोज असरअंदाज रहने के खदशा। मायनाज क्रिकेटर वसीम अकरम और उनकी अहलिया शनीरा की कोशिशें रंग ले आई। सीव्यू पर फैली गंदगी की वीडियो वायरल होने के बाद कंट्रोलमेंट बोर्ड का एक्शन, सीव्यू की सफाई और कचरा उठाना शुरू कर दिया। तालिबान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ईमानदार करार दे दिया। ट्रंप इलेक्शन जीतकर अफगानिस्तान से फौज वापस बुला लेंगे, तालिबान ने अमेरिकी सदर से उम्मीदें मांगी। तो जी जनाब, अब बच्चों के लिए कुछ अच्छी खबर नहीं है। बच्चे थोड़े से परेशान होंगे, थोड़े से नाराज़ भी हो सकते हैं। ये बच्चे नहीं, बड़े भी परेशान होंगे, इसलिए कि मैंने जो पता सुना है उसके मुताबिक महकमा मौसमियात ने एक तो कराची में हीट वेव का बताया और ये भी बताया है कि खुश्क सर्दी होगी जिसकी वजह से स्मॉग ज़्यादा और ज़्यादा लंबे अरसे तक रहेगी। और उस दौरान में ये फैसला आ जाना कि जी सर्दियों की छुट्टियाँ नहीं दी जाएंगी और स्मॉग हो या कुछ भी हो, बच्चे जो हैं वो स्कूल आएंगे, ये थोड़ी परेशानी। पंजाब हुकूमत ये फैसला कर रही है। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास ने यह बात कही है कि जी पहले ही कोरोना की वजह से इतना तालीम का हर्ज हो चुका है कि अब हम ना ही स्मोक की छुट्टियां देंगे, जो पिछले साल नवंबर में हमें स्कूल बंद करने पड़ गए थे, इतनी स्मोक हो गई थी, और अब सर्दियों की छुट्टियां भी नहीं होने वाली हैं। लेकिन देखते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम मुराद रास साहब, आपकी तरफ से इस बयान आया है, आपने फरमाया है कि सर्दियों में बच्चों को स्कूल की छुट्टियां नहीं दी जाएंगी। ये हतमी फैसला है, स्कूल्स को आगाह कर दिया गया है कि व्हाट कम में छुट्टियां नहीं होंगी। मैंने ये कहा है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर परसों के हम इस पे अभी देख रहे हैं कि सर्दियों की छुट्टियां ना दी जाए, मगर ये इस किस्म का फैसला जो उस वक्त हम देखेंगे जरा उससे थोड़ा सा पहले, हफ्ता 2 हफ्ते पहले, कि मौसम की कंडीशंस क्या हैं, स्मॉग की कंडीशंस क्या हैं, कोरोना की कंडीशंस क्या हैं, ये सारी चीजें देख के तो फिर, मगर क्योंकि मेरे ख्याल से बच्चों का इतना पहले ही नुकसान हो चुका है 6 महीने स्कूलों से बाहर रह के, तो 10 दिन की छुट्टियों का डजंट मेक एनी सेंस टू मी। अगर मैं तो कोशिश करूंगा अगर हम किसी तरह इस तरह की सर्दियों की छुट्टियां स्किप कर। ठीक है मुराद रास साहब, ये बताइएगा कि एक तरफ तो चलें खुश्क सर्दी होने के इम्कानात है, दूसरी तरफ हमें स्मोक का भी जो है मसला सामने आता है, वो दरपेश होता है। लाहौर में खुसूसी तौर पर तालीमी इदारे पिछले साल भी बंद करने पड़े थे। अब हुकूमत क्या इकदाम कर रही है, क्योंकि हुकूमत नहीं चाह रही कि स्कूल बंद किए जाएँ, तो स्मोक के तदारुक के लिए क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं? इस पे देखें 2 चीज़ें हैं। स्मॉग की मेरे ख्याल से इस तरह शायद बेहतर हालात हों, क्योंकि 50% बच्चे एक दिन स्कूल जा रहे हैं और 50% बच्चे एक दिन स्कूल जा रहे हैं। पहले 100% बच्चे एक ही दिन जा रहे थे और हर रोज जा रहे थे, तो ऑब्वियसली उनको लेके आने जाने की सूरत हाल में आपने देखा था कि ट्रैफिक ऑब्वियसली 100% पे चल रही थी। इस वक्त रोज ट्रैफिक 50% पे चल रही है, एटलीस्ट ये स्कूल्स के लिहाज से। तो अगर हालात स्मॉग के खराब होते हैं
हमने पिछले साल भी कहा था लोगों को मास्क पहनने के लिए, लोगों ने कईयों ने पहने, कईयों ने नहीं पहने। इस तरह तो मैंडेटरी है मास्क पहनना और सब चीजें करना। तो अभी देखेंगे जब सिचुएशन, इफ वी हैव टू डील विद द सिचुएशन देन आई विल लेट यू नो। मगर मेरे ख्याल से इस वक्त तो कोई भी छुट्टी देना एक्स्ट्रा जो है, आई डोंट थिंक इट विल बी हेल्पफुल। ठीक है सर, क्या सर्दियों में बढ़ाया जा सकता है टाइम स्कूल का, थोड़ा आगे किया जा सकता है? 7 बजे के बजाय 8 बजे के बजाय 9 बजे अगर कर दिया जाए, ये तजवीज़ भी कहीं ज़ेर गौर है कि इस तरह से बच्चों को थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए? देखिए टाइमिंग्स तो किसी वक्त भी एडजस्ट की जा सकती हैं, मगर ये है कि हमेशा से एक सिस्टम चल रहा है ना। अब कोई ज़्यादा ठंड हुई है, अगर हुई भी है तो शायद थोड़ी ज़्यादा ठंड पड़ जाए, थोड़ी कम ठंड पड़ जाए। इन चीज़ों के ऊपर अपने फैसले चेंज कर दें, अपने टाइमिंग चेंज करने। आई रियली डोंट बिलीव इन दैट। जब से हम स्कूल भी जा रहे, सब चीज़ें जा रही, ठंड तब भी थी, ठंड अब भी है, गर्मियाँ तब भी थी, गर्मियाँ अब भी हैं। सो आई थिंक वी जस्ट हैव टू एग्री विद the schedule that we've always had. मुरादरा साहब, पंजाब के अंदर स्कूल्स में जो कोरोना टेस्टिंग हो रही है उसकी रिपोर्ट के बारे में बता दीजिएगा कि किस तरह रैंडम टेस्टिंग की जा रही है स्कूल्स में और कितने केसेस सामने आए? जी मैं आपको नंबर्स देता हूँ कि मेरे पास, क्योंकि हर रोज एंड ऑफ द डे, दिन के शाम के वक्त मेरे पास रोज नंबर्स आते हैं। जो आखिरी नंबर्स मेरे पास आए, 77,000 रैंडम टेस्ट किए गए, जिसमें से 76,000 नेगेटिव आए। तकरीबन क्लोज टू 200 बच्चों के और टीचर्स के मिला के कोविड के पॉजिटिव टेस्ट आए। जहाँ पे भी पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं कोविड के, वहाँ पे हम स्कूल्स को बंद कर रहे हैं। बिल्कुल सही, लेकिन आपने बताया तो है कि आप वक्त आने पे देखेंगे कि क्या फैसला किया जाना है, लेकिन एनसीओसी मुसलसल तशवीश का इजहार कर रहा है बढ़ते हुए केसेस के बारे में। क्या कहीं ये इम्कान भी मौजूद है कि स्कूल जो हैं वो कोविड के और खुदा न खास्ता कोरोना की दूसरी लहर के पेश नज़र बंद किए जा सकते हैं कुछ अरसे के लिए या लंबे अरसे के लिए? देखें जो करंट सिचुएशन है और जो करंट हमें डाटा आ रहा है रैंडम टेस्टिंग से, बाकी चीज़ों से, मेरे नहीं ख्याल से हमें स्कूल्स बंद करने पड़ेंगे। अल्लाह ताला का बहुत करम है कि इस वक्त सिचुएशन जो है बिल्कुल एब्सोल्युटली अंडर कंट्रोल है। एंड ये एक मौजज़ा है इस मुल्क के अंदर इस वक्त। आप बाकी दुनिया के हालात देखें, आप अपना नेबर जो इंडिया है उसके हालात देखें, कोविड के क्या हैं और कितने ख़राब हैं। तो पाकिस्तान में तो अल्लाह ताला की कुछ स्पेशल रहमत है जिसकी वजह से। जी ठीक है मुरादरा साहब, पेरेंट्स का कंसर्न है कि बहुत सारे स्कूल्स हैं जो SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे। आपकी टीम कैसे इंश्योर कर रही है कि वाकई अमल दरामद किया जाए SOPs पर, और जो SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे उनको सील किया जाए? कैसे और क्या मैकेनिज्म है वो बताइएगा। देखिए मैं आपको ये बताऊं कि मुझे पता है कि 100% SOPs कहीं फॉलो 100% नहीं किए जा रहे। ऑब्वियसली इतना बड़ा सिस्टम है, 60,000 पब्लिक स्कूल्स हैं, 60,000 प्राइवेट स्कूल्स हैं, 1,20,000 स्कूलों को हम देख रहे हैं पंजाब के अंदर। और बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं कि 100% हर जगह SOPs फॉलो हो रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश है, इसमें हमने टीम्स अपनी नीचे तहसीलों में, मरकज़ में, डिस्ट्रिक्ट्स में, हर जगह अपनी टीम्स लगाई हुई हैं। हम अपनी पूरी एफर्ट कर रहे हैं। मेरी तो रिक्वेस्ट सबसे है, प्राइवेट स्कूल से, टीचर्स से, स्टूडेंट्स से, माँ बाप से, सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि सब मिलकर SOPs फॉलो करेंगे तो ये सिस्टम चलेगा, वरना ये सिस्टम नहीं चलेगा। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि हमने मिलके इसको सक्सेसफुल बनाना है इंशाअल्लाह ताला। देखिए मैं आपको ये बताऊं कि मुझे पता है कि 100% SOPs कहीं फॉलो 100% नहीं किए जा रहे। जैसे आप खुद कह रहे हैं कि 100% तो फॉलो नहीं हो रहे, तो ये फिर भी हम बड़े शहरों की बात करते हैं, मुल्क के दूर दराज के इलाकों का बताइएगा, वहाँ पे जहाँ पे स्कूल भी मुनासिब नहीं है, स्कूल में सहूलतें नहीं हैं, छतें नहीं हैं, बैठने की जगह नहीं है, वहाँ क्वालिटी एजुकेशन, एक जैसी तालीम को इंश्योर करने के लिए क्या कर रही है आपकी गवर्नमेंट कि बच्चों का तालीमी नुकसान कम से कम हो, वहाँ पर भी बच्चे उतने ही प्रिविलेज और उतने ही महफूज रहें जितना बड़े शहरों में ख्याल रखा जा रहा है? देखिए क्वालिटी एजुकेशन आती है टीचर्स, बेहतरीन टीचर्स से। इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बहुत ज़रूरत होती है, मैं बिल्कुल बात को मानता हूँ, मगर जितनी अच्छे टीचर्स के लिए जो हम नया स्टेप लेने जा रहे हैं, हम इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि जहाँ जहाँ टीचर्स की कमी है, कुछ हम 1 by 1 शुरू कर रहे हैं, बल्कि इनफैक्ट 4 at a time के शिफ्ट कर रहे हैं कि वहाँ पे हम लोकल इजाज़त दे रहे हैं टीचर्स को हायर होने की। जहाँ पे स्कूल्स में ज़रूरत है वहाँ पे वो कोचेस हायर कर सकते हैं। हम इसकी इजाज़त देने जा रहे हैं ताकि टीचर्स की कमी जो है सबसे पहले वो पूरी की जाए और बच्चों को
बेहतरीन से बेहतरीन टीचर्स को, जो लोकल टीचर्स वहाँ पे रहेंगे भी, पढ़ाएंगे भी, फिर वो इस माइंड सेट में नहीं रहेंगे कि उन्होंने ट्रांसफर होना है, जाना है। सो ये एक नई चीज़ है जो हम लेकर आ रहे हैं इंशाल्लाह ताला। आप देखें बी वेरी गुड। जी ठीक है, मुराद राज साहब हमारे साथ मौजूद थे, वज़ीर तालीम पंजाब, बहुत शुक्रिया। और अभी वो कह रहे हैं मौका देख के वक्त आएगा फिर फैसला किया जाएगा। ये एक तजवीज़ है कि सर्दियों की छुट्टियाँ नहीं हो, जो बेहतर हिकमत अमली है। ज़ाहिर है जो हो सकता है, जो सूरत हाल डेवलप हो उसके मुताबिक कोई भी फैसला जो है वो बेहतरीन जो होगा यकीनी तौर पर लिया जाएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। जैसे हम बात कर रहे थे और आज हमने टिकटॉक के हवाले से बात करते हुए भी ये बात की कि मुल्क को बहुत सारे ख़तरात ऐसे होते हैं जो जिनका ताल्लुक जोग्राफियाई सरहदों से नहीं होता, जिनका ताल्लुक जो है वो अंदरूनी हालात से होता है, अमन व अमा से होता है, सुकून से होता है, अखलाकी कदरों से होता है, और उसके साथ साथ इस चीज़ से होता है कि शहरी जो है वो कितना महफूज है और कितना हम आहंगी जो है वो पाई जा रही है। ख़ास तौर पर फेडरेशन जैसे पाकिस्तान की है हमजा, जहाँ सूबाइयत भी है, जहाँ इलाकाइयत भी है, जहाँ लिसानियत भी है, जहाँ फ़िरका वारियत भी है, वहाँ पर इन तमाम फॉल्ट लाइंस को कंट्रोल करना, मैनेज करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और जिस वक्त आपके सरहद के पार से कोशिशें की जा रही हों कि पाकिस्तान में मसाइल जो हैं वो सर उठाते रहें, कि जब आपके दुश्मन को अफ़गानिस्तान के अंदर एक शिकस्त का सामना करना पड़ा और पाकिस्तान जो है उभर कर सामने आ रहा हो, ऐसे हालात में वज़ीर आज़म ने ख़ुद ये कहा कि फ़िरका वारियत को हवा फैलाने के लिए हमारा जो पड़ोसी है, जो हमारा दुश्मन है भारत, वो पूरी कोशिश कर रहा है। और ऐसा ही एक अफसोसनाक वाक़या जो पेश आया था उस पर पूरा पाकिस्तान गमज़दा पर। मौलाना ताहिर अशरफी साहब से बात करेंगे जो कि वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हैं। मौलाना साहब आपको शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा सर कि एक 20 नुकाती फार्मूला तय तो कर लिया गया क़याम पाकिस्तान के नाम से, लेकिन क्या उसका फैलाव उस दर्जे है कि हर शख्स उसके बारे में आगाह हो कि उसमें क्या करना है क्या नहीं करना, जो उसमें बातें मुत्तफ़िक हैं जिस पे तमाम उलमाए कराम वो हर मेंबर मस्जिद से उसका जो है प्रचार किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। गुजारिश ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा ने मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ ज़ाब्ता इख़लाक़ बनाए, लेकिन पैगाम पाकिस्तान की सूरत में हमारे पास एक मुत्तफ़िक़ा एक ऐसा ज़ाब्ता इख़लाक़ आ गया है जिस पे अभी पिछले दिनों तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा ने दस्तखत किए हैं कि जिसमें इन जो मुल्क के अंदर इंतहा पसंदी है, फ़िरक़ा वाराना तशद्दुद है, नफ़रतें हैं, इनका ख़ात्मा मुमकिन है। और ये बात बिल्कुल आपने दुरुस्त कही कि जब तक ये ग्रास रूट लेवल पे आम आदमी तक नहीं पहुंचेगा, उसको नहीं पता चलेगा, उस वक्त तक एक बड़ी कामयाबी मुमकिन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ी कामयाबी ये मिली कि हमने मुहर्रमुल हराम अमन व अमान से हमारे गुजरा। पिछले 35 साल से मैं इस सारे अमल से वाबस्ता हूँ। मैं कह सकता हूँ जितने ख़तरात इस मरतबा मुहर्रम के हवाले से थे और जिस तरह हमारे दुश्मन भारत और उसके हलीफ ये सारा कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, अल्लाह ताला ने हमें महफूज रखा। और एक बहुत बड़ा सानिया हुआ है, मौलाना आदिल खान साहब एक बहुत बड़े आलिम दीन थे, लाखों उनके शागिर्द हैं, पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों के दिलों में वो बसते थे। लेकिन इंशाअल्लाह हम बड़े पुरुमीद भी हैं और करीब भी हैं कि ये जो मुजरिम हैं ये जल्द पकड़े जाएंगे। इस सानहे का इतने बड़े हादसे का तो कोई मुतबादिल नहीं है। अब ज़रूरत इस बात की है कि अवाम के अंदर एक शऊर हम पैदा करें और अवाम के अंदर ये बात पैदा हो जाए कि जो नफरत फैलाने वाला है, वो मजहब के नाम पर हो, वो सुबाइयत के नाम पर हो, वो लिसानियत के नाम पर हो, वो किसी भी असबियत के नाम पर हो, उसको कैसे रोकना है। मैं तो ये बात समझता हूं कि जिस दिन अवाम मस्जिद के अंदर, मदरसे के अंदर, कॉन्फ्रेंस के अंदर, मजलिस के अंदर खड़ी होकर अवाम में से लोग ये कह देंगे कि हमने ये नफरत की बात नहीं सुननी, उस दिन हमारी कामयाबी होगी। ये ज़ाब्ता इख़लाक़ पैगाम पाकिस्तान इसी तरफ एक कदम है। इसको तमाम मकातिब फ़िक्र की क़यादत की और उलमा की तायीद और हिमायत हासिल है। मीडिया पर भी जिम्मेदारी आयद होती है। हम आप लोगों से भी ये उम्मीद रखते हैं कि आप भी इसको फैलाने में हमारा साथ दें, उलमा का साथ दें, हुकूमत का साथ दें, ताकि हम पाकिस्तान, देखिए एक बात थोड़ा सा
मैं आपको अर्ज करूं कि शाम, इराक, लीबिया मुआशी मसाइल की वजह से तबाह नहीं हुआ, वहां यही इंतहा पसंदी, यही फिरका वाराना तशद्दुद जब आए तो उन मुल्कों का हाल देख लें। हमने 2000 से लेकर अब तक अल्हम्दुलिल्लाह इस दहशतगर्दी के ऊपर काबू पाया है। हमारी फौज ने, हमारे मीडिया के लोगों ने, हमारी पुलिस ने, अवाम ने, उलमा ने कुर्बानियां दी हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह आज एक अमन व अमान की सूरत हाल में हैं। लेकिन ये आगे तभी बढ़ सकता है कि जब हुकूमत, अवाम और जिंदगी के तमाम तबकात जो हैं वो मिलकर आगे बढ़ें और ये तय कर लें। मौलाना साहब, दूर दराज इलाकों तक ये पैगाम पाकिस्तान के निकात पहुंचा दिए गए हैं। जैसे मैंने कहा कि सबसे अहम रोल तो मेंबर मस्जिद का रहेगा, जहां से हर रोज़ जुमे के दिन ख़ास तौर पे वाज़ो नसीहत जो है वो की जाती है, जो लोगों के ऊपर बड़ी पुरअसर भी होती है, ताकि हर जगह पर वज़ीर आज़म ने कहा है कि दुश्मन इसमें मुलव्वस है, वो चाह रहा है फ़िरका वारियत को फैलाना। तो आप समझ रहे हैं कि हम उतना सख्त इक़दाम ले रहे हैं जितना कि लेने की ज़रूरत है? दूसरा ये भी फरमाइएगा, अगर हमें ये बहुत अरसे से एहसास हो रहा था कि फ़िरका वारियत की आग लगाने की कोशिश की जा रही है, तो सिक्योरिटी के मुनासिब इंतज़ामात मिलने चाहिए कि ऐसे उलमाए किराम को जो कि ख़तरे की जद में हैं? मैं गुजारिश करूं जी, मैं समझता हूं कि सिंध हुकूमत की बहुत बड़ी नाअहली है ये नहीं कि कोई सियासी बात है। अगर आप देखें इन दिनों के अंदर जो बड़ी शख्सियात दीनी जो है आपके फ्रंट पर थी, उनमें एक मौलाना आदिल खान साहब थे जी। क्यों नहीं आपने सिक्योरिटी दी उनको? क्यों नहीं आपने उनकी हिफाजत का इंतजामात किया? ये तो 3-4 बड़े लोगों में से एक थे और बिल्कुल आपने उन्हें जो है, एक हुकूमत की नाअहली है। दूसरा मैं ये भी कहूंगा कि इस तरह की शख्सियात से मुंसलिक जो लोग हैं, उनके अकीदतमंद हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, हाथ जोड़ के उनसे कहें कि दुश्मन जो है वो हमलावर है हमारे ऊपर, खुदा के लिए अल्लाह पर तवक्कुल तो है, लेकिन अल्लाह पर तवक्कुल के साथ साथ असबाब की दुनिया में हमें जो है अपना बंदोबस्त तहफ़्फ़ुज़ का भी करना है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि सिंध हुकूमत की बहुत बड़ी ये नालायकी है, नाअहली है कि उनको मौलाना को सिक्योरिटी मुहैया करनी चाहिए थी। और बाकी भी जो इस तरह की शख्सियात हैं कि जिनको खतरात हैं, ये दुश्मन जिनको निशाना बना के मुल्क में अमन व अमान के मसाइल पैदा कर सकता है, उन्हें सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। मौलाना साहब, आपने ये कहा था कि यूनियन काउंसिल की सतह तक जो है बैनुल मसाल की काउंसिल कायम करने जा रहे हैं, तो ये काउंसिल का हमें फ़ायदा क्या होगा? ये काम कैसे करेगी? कब तक ये मुमकिन हो सकेगा? देखिए, अभी तो चूंकि मुझे एक हफ्ता हुआ है और प्राइम मिनिस्टर साहब से मैंने गुजारिश की है कि हम इंटरफेथ, बैनुल मसालिक, बैनुल मज़ाहिब हमांगी कौंसल जो हैं यूनियन कौंसल से शुरू करें, ताकि ये जो हमारे मसाइल है ना, जिस तरह भी ये पैगाम पाकिस्तान, ये ज़ाब्ता इखलाक, आप जब इसको ग्रास रूट लेवल पे ले जाएंगे और आपके महल्ले के और यूनियन कौंसल के और मस्जिद की सतह पर ये मसाइल हल होने शुरू हो जाएंगे, तो फिर ये बड़े मसले नहीं बनेंगे। जब आप चिंगारी को वहीं पे खत्म कर देंगे तो बड़ी आग नहीं बनती है। इसी तरह हमारे यहाँ गैर मुस्लिम जो हमारे पाकिस्तानी हैं, उनके हकूक हैं। हमारे यहाँ कभी कभार कोई बड़ा हादसा हो जाता है, दुनिया सारी में होता है, लेकिन अगर हम एहतियात कर लें मजीद, तो मेरा ख्याल है कि हम बहुत सारे हादसा से बच सकते हैं। और लोगों के अंदर इस वक्त शऊर मौजूद है। लोग नहीं पसंद करते कि ये फिरका वाराना तशद्दुद और ये नफरतें और ये चीजें आए, इसीलिए हम महफूज हैं। वगरना हमारे मुल्क के अंदर एक गली में शिया रहते हैं, दूसरी में सुन्नी रहते हैं, मसीही रहते हैं, हिंदू हैं, सिख हैं। लेकिन आप देखें कि आपके पड़ोस भारत के अंदर पिछले 2 सालों में 200 चर्च जलाए गए हैं। 50 से ज्यादा मसीही जो बिशप साहिबान और पादरी साहिबान वहां कत्ल हुए हैं। और दुनिया में देख लें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ जो बैनुल मसालिक, बैनुल मज़ाहिब रवादारी है, हमांगी है, उसके हालात बहुत बेहतर है। और इंशाअल्लाह ये जो इंटरफेथ हारमनी कौंसल हम बनाने जा रहे हैं, इससे कल मेरी वफाकी वजीर दाखिला मोहतरम इजाज शाह साहब से भी तफसील से इन मामलात पर बात हुई है। हमें उम्मीद है मौलाना आदिल खान साहब के जो कातिल हैं वो बहुत जल्द इंसाफ के कटहरे में होंगे, अपने इंजाम को पहुंचेंगे। और इसी तरह मुल्क के अंदर जो है बैनुल मज़ाहिब, बैनुल मसालिक हमांगी जो है ये दिन ब दिन बेहतर होगी। और वजीर आज़म साहब जो है और हमारे जो मुल्क के बड़े हैं, वो सारे इस
मामले में बहुत ज्यादा उनका कंसर्न है। मैं आर्मी चीफ का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मौलाना आदिल खान साहब के केस के हवाले से अपनी तरफ से मुकम्मल ताउन का जो है सूबाई हुकूमत को कहा है, वफाकी हुकूमत को कहा है। तो जब सब इस तरह कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह मसाइल हल हो जाएंगे। बिल्कुल इंशाअल्लाह जी मसाइल हल होंगे। मौलाना ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। और अब बहुत मामला है फराज, जिस तरह से आपने भी कहा और मौलाना साहब ने भी कहा कि ग्रास रूट लेवल पे बहुत ज़रूरी है, जुमे के खुतबात बहुत अहम है। अच्छा, जुमे के खुतबात के अलावा भी ना हमारे घरों की तरबियत को क्या हो गया, हम क्यों नहीं इस चीज़ को समझ पा रहे कि हमारा मज़हब जो है वो तो मोहब्बत का, अमन का एक पैगाम है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जो है वो रहमतुल लिल आलमीन है। बिल्कुल वो उसका उनकी रहमत का जो दायरा है वो महदूद नहीं है किसी एक तबके तक, किसी एक मसलक तक, किसी एक मज़हब तक। तो हमें तो जो तालीमात और पैगामात है असल में तो घर से मिलनी चाहिए ना, तरबियत सबसे पहले, घर से बच्चों फिर मस्जिद, मदरसा, फिर उसके बाद स्कूल, असातिज़ा, फिर उसके बाद आपकी अपना शऊर आता है। सो हमारी घरेलू ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कोई बहुत मेजर फ्लॉ ज़रूर है कि हम इन चीज़ों को नहीं अपने अंदर परवान। हम उम्मीद करते हैं जो चैलेंजेस हमारे सामने हैं, जो हमारा दुश्मन मुल्क जो है वो कोशिश कर रहा है, उसके जो इरादे हैं नापाक इरादे, उनको हम कामयाब नहीं होने देंगे। आगे बढ़े फरा। हाँ, मैं उसे मुझे हंसी आ रही है इस न्यूज़ को देखते हुए, इसलिए कि जब भी कराची में चूँकि मेरा एजुकेशन का टाइम 4-5 साल कराची में गुजरा है, तो ये अक्टूबर नवंबर कराची में हमेशा मुश्किल होता है। अच्छा। हाँ, सांस रुक जाता होता है इसलिए कि हवा नहीं चल रही होती और गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। और यही कुछ प्रेडिक्शन जो है इस दफ़ा भी महकमा मौसमियात ने की है। उन्होंने कहा है कि हीट वेव जो है वो आ रही है, और हीट वेव का मतलब है कि टेम्परेचर कहाँ तक 40 से 42 के दरमियान रह सकता है, और ये 6 से 8 रोज़ तक ये सिलसिला जारी रह सकता है। सिर्फ कराची में तो बहुत ज़्यादा खतरा है, लेकिन पूरे सिंध में ये मामला हो सकता है। और सुबह 9 बजे से दोपहर 4 बजे तक अगर आपने बाहर निकलना है ना, पहले तो आपने बाहर नहीं निकलना गैर ज़रूरी तौर पर, अगर बाहर निकलना है तो फिर अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। ये आपके सामने स्क्रीन पे मुख्तलिफ मनाजिर, गर्दन को और सर को ख़ास तौर पे ढाँप के रखें। पानी की बोतल ज़रूर अपने पास रखें, थोड़ा थोड़ा पानी जो है कोशिश करें पीते रहें। और जैसे बताया कि ऐसे साया जहाँ पर हो कोशिश करें वहाँ पर रहें, डायरेक्ट एक्सपोजर ना हो, हवादार कपड़े पहने। और अगर खुदा ना खास्ता आपको लगे कि किसी को ऐसे हीट स्ट्रोक हुआ है तो फौरी तौर पर उसे इब्तदाई तिब्बी इमदाद दें, उसे लेके जाएं हॉस्पिटल, इसलिए कि ये कोई आसान सी बात नहीं होती, इसके नतीजे में बाज़-औक़ात जान का खतरा भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही। अब कराची वालों ने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और दूसरी बात यह है कि वसीम अकरम ने, जो हमारे लेजेंडरी फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने एक मामला था फरा, आज ये अच्छी खबर है कि उसके बाद जो साहिल समुंदर है वहाँ पर सफाई की गई है। और मेरा ख्याल है कि इस तरह से बहुत सारे लोगों को आवाज़ उठाते रहना चाहिए, लेकिन हुकूमत को लोगों की आवाज़ उठाने की इंतज़ार नहीं करना चाहिए। अगर वो खुद से इनिशिएटिव ले लेते तो आज ये डायरेक्ट क्रेडिट जो है गवर्नमेंट का, इंतज़ामिया का, अथॉरिटीज़ का होता कि उन्होंने ये जो है इतना बर वक्त जो है एक स्टेप लिया है और इस मामले को हैंडल किया है। लेकिन चूँकि इसके बारे में सोशल मीडिया ख़ास तौर पे बहुत मुतहरक रहा, तो उसके बाद अभी एक बेहतरी भी, इसको भी अप्रिशिएट हम ज़रूर करेंगे। लेकिन लिफ्टन के अमले ने जो है ना ये सीवी ऊपर सफाई की है, पर अब हमारे पे ज़्यादा जिम्मेदारी है, अब हमने दोबारा गंदा नहीं करना। हाँ, लेकिन आपने कभी क्लिफ्टन पे खड़े होकर आप देखें ना सीवी पे, तो आपको ना एक भभक्के भी आते हैं, और वो भभक्के होते हैं उस गंदे पानी के जो कि मुसलसल ड्रेन डाला जा रहा है। सो जहाँ पर हम ये सुपरफिशियल सफाई कर रहे हैं कि जो कचरा आ गया है उसको उठा रहे हैं, वहाँ पर हम ये लॉन्ग टर्म जो इंतजामात हैं उसकी तरफ करने की तरफ भी ध्यान दें, जो कि बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। और अब कराची वालों आपके हवाले है ये साहिल समुंदर, आप लोगों ने ख्याल करना है। और वैसे तो 6-7 दिन नहीं जाए ना आप कहीं भी, इसलिए कि हीट वेव है। हाँ। और वो वैसे ऑटोमेटिकली साफ है। इसको देखने, बिल्कुल फराह ने ठीक बात की। अब आप ये देखने की कि भाईजान वहाँ पर तो सफाई हो रही है, तो अब हम वहाँ जाकर देखते हैं कि 6 से 8 रोज़ जो हीट वेव के हैं आपने सुकून करना है, गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर नहीं निकलना, लेकिन उसके बाद देखने जाएं और फिर जो अपना कचरा है, जो आप वहाँ पर खाने पीने की अशिया लेके जा रहे हैं, उनको डस्टबिन में जो है फेंकें, बिल्कुल अच्छी तरह से डिस्पोज ऑफ। तो एक ब्रेक की जाने फरा चल, उसके बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक, सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं। ब्रेक में मैंने हमजा से पूछी थी, हमजा उम्र कितनी है? हमजा ने मुझे बताया, इसलिए कि उम्र पूछने का अब आप पूछेंगे कोई एक रेफरेंस।
हमारी अब जो मेहमान हैं वो दो लिहाज से बहुत जैसे कहते हैं कमाल, बहुत कमाल, बहुत। नंबर एक तो ये कि जितनी हमजा की उम्र है उतना तो उन्होंने ट्रैकिंग करते हुए गुजारा का तजुर्बा है उनका, और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि वो मेरे साथ मौजूद है और मैं उनका इंटरव्यू कर सकूँगा। हाँ, और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट्स और एडवेंचर उसमें ख़वातीन ना होने के बराबर हैं, उस डोमेन में 25 साल का मतलब है बहुत पीछे अरसे से, जब अभी तो फिर भी बहुत बेहतर हो गए हालात, ये ट्रैकिंग कर रही हैं। तो हम आपको मिलवा रहे हैं फ़रा महमूद से। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं फ़रा? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अरे कुछ हमें अपने बारे में बताइए कि 25 साल से ट्रैकिंग, और कैसे शुरू हुई, क्यों शुरू की ट्रैकिंग, पता कैसे चला ट्रैकिंग भी कुछ होती है चीज़? अच्छा, ट्रैकिंग का ये वेरी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन मुझसे सब यही पूछते हैं। ट्रैकिंग का मेरा ख्याल है मैं पैदाइशी तौर पे ही मेरे अंदर ये कुछ था, और इसमें मैं समझती हूँ कि मेरे वालिद साहब ने बहुत रोल प्ले किया कि उन्होंने हमें गर्मियों की छुट्टियों में, और क्योंकि मैं वैसे भी इस्लामाबाद में रहती थी तो पहाड़ मेरे इर्द गिर्द हर तरफ थे, और गर्मियों की छुट्टियों में उन्होंने हमें बहुत जगहों पे जितने भी हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ के हिल स्टेशन हैं वहाँ लेके जाते थे। तो उधर से मुझे अच्छा लगने लग गया और मैंने ट्रैकिंग शुरू कर दी। लेकिन जो बाकायदा हार्ड कोर ट्रैकिंग है वो मैंने शादी के बाद शुरू की। अच्छा। और हस्बैंड, क्रेडिट तो हस्बैंड को जाता है? हाँ जी बिल्कुल, उनको बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने मेरी इस शौक़ को समझा। वो भी ट्रैवलर तो थे, ट्रैवलिंग का उनको बहुत शौक था, लेकिन ट्रैकिंग में जो है वो फिर ट्रैकिंग जरा हार्डकोर किस्म की, मतलब वो है ना ट्रैवलिंग। हाँ जी, उसमें यह है कि आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, अपनी सेहत का, अपने आप को फिट रखना पड़ता है, और ये ग्रेजुअली फिर उनको इस तरफ में लेके आई, और अल्लाह का शुक्र है अब तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हमने सारे ट्रैक इकट्ठे करते हैं। बस कौन कौन से ट्रैक्स जो हैं वो आप लोग कर चुके हैं? जैसे आपको बता रही हूँ 22-25 साल से हम कर रहे हैं। तो पहला जो मैं समझती हूँ हार्डकोर ट्रैक था वो हमारा मजीनो पास का था, एंड ऑफ 90s, 98-99 में हमने किया। उसके बाद गोंडोगोरो-ला K2 बेस कैंप और गोंडोगोरो-ला का वो बड़ा एक ट्रैकर के लिए वो बड़ा एक ड्रीम ट्रैक होता है कि उसमें आपको 8000ers बहुत सारे देखने को मिलते हैं, जो आपने सिर्फ K2 के डब्बे पे, वो जो सिगरेट के डब्बे पे मैं बचपन से देखती होती थी, तो वो किया। फिर उसके बाद स्नो लेक का आपने नाम सुना होगा, स्नो लेक से हिस्पर पास और उसके आगे हिस्पर की वो किया। सबसे मुश्किल आपको कौन सा लगा? अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद वहाँ स्नो लेक पे ही हमें हमारे गाइड ने ना इशारा करके राइट हैंड साइड पे बताया कि ये खुर्दुपिन पास है यहाँ पर ना। अच्छा। मगर यहाँ पर कोई पाकिस्तानी नहीं जाता, यहाँ बस एक आध कोई अंग्रेज़ आते हैं और कोई ऐसे ना। तो वहाँ बैठ के मैंने सोचा ये आज से तकरीबन, फिर ये ख्वाब मेरा 16 साल बाद मुकम्मल हुआ, क्योंकि बीच में फिर मेरा बेटा हुआ, फिर उसके साथ मैं बिज़ी हो गई। तो खुर्दुपिन पास एक बहुत मेरा ड्रीम था कि मैं सोचती थी ऐसी क्या चीज़ है जो हम पाकिस्तानियों में नहीं है। और फिर लोग मुझे डराते ही बहुत थे कि आप तो मतलब औरत होने के नाते आपको पता है लोग थोड़ा सा वो भी करते हैं। हालांकि मैं समझती हूँ कि एक ये कोई भी स्पोर्ट्स है उसमें एक इंडिविजुअल होता है, उसकी अपनी मेहनत होती है, सब अपनी टांगों से चलते हैं, अपने स्टैमिना, अपने एंड्योरेंस से चलते हैं। मेरा तो पैशन, आई एम सो पैशनेट कि मेरे लिए कुछ, मुझे बेशक आप टेंट के बगैर भी सुला दें तो मैं शायद सो जाऊँ। अच्छा। तो वो मुझे ये होता है कि मैंने बस आई हैव टू डू दिस, और मेरा एम होता है और मैं उसके लिए मेहनत करती हूँ फिर। और जाहिर है तो लोग कैसे आपके साथ मुंसलिक होते चले जाते हैं? ये वीडियोस भी देख रहे हैं कि आपके साथ खासे लोग मौजूद होते हैं, तो आप कैसे लेके जाती हैं सब? अच्छा, मैंने आपको बताया कि मेरी और मेरे हस्बैंड की टीम है, तो हम ज़्यादा बड़ा ग्रुप नहीं रखते, क्योंकि फिर वो टेंट्रम वाली बात आ जाती है, क्योंकि जो जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, उनको पता ही नहीं होता वो करने क्या जा रहे हैं, तो आगे उनको फोर्स ही नहीं कर सकता कि हमारे पास क्या क्या। जैसे अभी हमने जो वज़ीरात पास किया, इसमें 2 दिन इतना ब्लिज़र्ड था कि मेरा ख्याल है अगर हमारा एम ना होता और हमारे पास हम पैशनेट ना होते तो हम उसके पिकअप से हम वहीं से वापस आ चुके होते, क्योंकि ब्लिज़र्ड ने हमें इतना ज़्यादा रोका और सब कुछ किया। हम स्लो डाउन हो गए लेकिन हम रुके नहीं। तो हम नए बंदे को ये नहीं बता सकते। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि हमारे पास बंदे ज़्यादा हैं, लेकिन हमारी टीम 4, 5, 6 की होती है। उसके साथ हमारा सपोर्टिंग टीम जो होती है, जो कि लोकल्स की होती है। अच्छा। वो होते हैं, क्योंकि हमें ना रास्ते का पता है, वो हमें गाइड करते हैं, गाइड होता है। फिर हमारे हाई एल्टीट्यूड पोर्टर्स होते हैं जो कि सामान उठाते हैं। हम तो एक लिमिटेड सामान उठा सकते हैं, जिसमें हमारे साथ हमने किचन भी साथ ले जाना है, अपने स्लीपिंग बैग्स और टेंट्स भी साथ ले जाने हैं। तो वो ज़ाहिर हम सब कुछ नहीं कर सकते, वो अभी उस स्टेज पे हैं। अम्मा अब्बा इकट्ठे निकल जाते हैं बच्चों को छोड़ के, क्या बच्चे भी शामिल होते हैं इस तरह के? बच्चे को हमने, जब हमजा छोटा था, मेरे बेटे का नाम भी हमजा है, जब हमजा छोटा था तो हम उसको बैकपैक पे लेके
वाइल्ड ट्रैक्स पे ले जाते थे। लेकिन अब वो क्योंकि अब टीनेजर हो गया, अब वो कहता है मामा आप जाए, मैं नानी के पास रहूँगा। तो अब वो समझदार हो के अभी उसको माइल्ड ट्रैक हो तो ले भी जाते हैं, लेकिन अभी जो हार्ड कोर और बहुत ज़्यादा जैसे अभी जो हमने ट्रैक किया वो 13 डेज़ का था और बहुत एक्सटेंसिव था ये, इसमें 6000 मीटर्स हमने टच किया। तो इसमें अभी बच्चे को मेरा ख्याल आजमाइश में कभी ट्रैक पे जाते हुए आपस में लड़ाई हो गई हो मियां बीवी की? आपने रोप तो नहीं, आप लोग तो ट्रैकिंग पे होते हैं, रोप अभी भी बांधी होती है? जी रोप बांधी होती है हमने, और क्योंकि हमने हमारी आपस में कोऑर्डिनेशन है अल्लाह का शुक्र है, तो हम आंखों के इशारे से वहाँ बोल भी नहीं सकते, हमने हर चीज़ मास्क ली, मतलब इतनी ज़्यादा ठंड होती है क्या, तो वो हमारी कोऑर्डिनेशन होती है ऐसे कि हम एक ही रोप में सुलह सफाई के साथ चल लेते हैं। कभी ऐसा लगा हो कि खौफ तारी हो गया भाई हम ये कहाँ पर फंस गए हैं, कभी कहीं पर फंसे? क्योंकि हमने जो मूवीज़ में देखा है ना, तो उसमें लाजमी कोई ना कोई फंस जाता है। देखिए जब आप किसी एडवेंचर स्पोर्ट के लिए निकलते हैं ना, किसी किस्म की, स्कीइंग हो, आप स्केटबोर्ड कर रहे हो, आप किसी भी, आप अगर फुली गियर्ड अप हैं, आपने अपने पूरे गियर्स पहने हुए, अपनी सारी हिफाजत की हुई है, इवेंचुअलिटीज़ आती हैं। आप जैसे मैं खुद क्रेविस में एक दफ़ा गिर चुकी हूँ। अच्छा। हाँ जी, मगर मैं रोप टप थी, हमारे पास हमने सारा कुछ मतलब उसकी सारी हम सद्देबाब किया हुआ था। तो अगर आप पूरे गियर्ड अप है, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी, लेकिन आप अपनी स्पोर्ट के लिए आपने अगर हर चीज़ अपने ऊपर वो अप्लाई की, जैसे मोटरसाइकिल अगर आप बगैर हेलमेट के पहन रहे हैं तो उसमें भी चांसेस होते हैं, तो इसमें हमने सारी प्रिकॉशंस ली होती हैं, बाकी अल्लाह के हाथ में होता है वहाँ पर। सबसे यादगार, मोस्ट मेमोरेबल, वो जिस चोटी पे चढ़ के आपने कहा वाह मैं बस आई एम ऑन टॉप ऑफ वर्ल्ड? एक्चुअली जो अभी 2018 में हमने हुर्दुपिन पास किया था, जो मैंने आपको बताया कि 16 साल से मेरी ड्रीम थी, वो मेरे लिए ऐसा था जैसे मैं इसको कहती हूँ कि मेरे लिए एक रिचुअल था ये। मैं वहाँ जब पहुँची तो मेरे लिए, मैं मतलब जाहिर है मैं एक्साइटमेंट में मैं रो पड़ी और मेरे लिए बहुत एक्साइटेड था। और इस साल अनफॉर्चुनेटली मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं जा सके, तो हम इस साल जो हमने 5988 मीटर्स का जो पास क्रॉस किया, वो मेरे अभी तक करियर का सबसे हाईएस्ट पास है। तो उधर जाके मैं बहुत ओवरवेल्म्ड हो गई थी कि नासिर साथ नहीं थे, और तो वो एक मेरे लिए बहुत, और मैंने क्योंकि अकेले ट्रैक किया था, मेरा पहले अकेला ट्रैक था और सबसे मुश्किल ट्रैक था, तो मेरे लिए इसमें लर्निंग भी बहुत थी और मुझे कॉन्फिडेंस भी बहुत मिला इसमें। अच्छा, ये महंगा शौक है क्योंकि इसके गियर्स जो है ना वही मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। तो सबसे ज़्यादा ये सवाल मुझसे पूछा जाता है। अच्छा आप मुझे फ़रा ये बताएं कि पाकिस्तान में मैं समझती हूँ ख़वातीन को 99% ख़वातीन को जो शौक़ है वो सबसे महंगा है। हाँ। किस चीज़ का? जेवर का, कपड़ों का। मुझे इस तरह का कोई शौक़ नहीं है। मैं अपने जेवर वगैरह मेरा नहीं ख्याल शादी के बाद कुछ बनाया हो, मैं उन्हीं पैसों के गियर्स लेती हूँ। अच्छा जितने में मैं भी लेती हूँ, सेट आता है, जितने में आप एक जोड़ा खरीदते हैं ना, जो हाई एंड जो ब्रांड्स होते हैं, उसमें आपके आराम से क्रैम्पॉन्स आ जाएंगे, उसमें आपके ये सब कुछ, मतलब ये आहिस्ता आहिस्ता, और ये चीज़ें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप जमा करते हो। ऐसे नहीं होता कि आप, मैंने शुरू में जब हमने अपनी ज़िंदगी शुरू की, अब देखिए हर इंसान के पास ना उसकी ज़िंदगी में 3 चीज़ें होती है, एक टाइम होता है, एक सेहत होती है और एक आपकी होती है पैसे होते हैं। जब आप ज़िंदगी के पहले हिस्से में होते हैं तो आपके पास टाइम होता है और सेहत होती है, मगर पैसे नहीं होते। जब आप अपने करियर में होते हैं तो आपके पास पैसे होते हैं, आपके पास सेहत होती है, आपके पास टाइम नहीं होता। अब आखिरी ये मैंने बहुत पहले में समझ लिया, होता है, पैसा भी होता है, सेहत नहीं होती। तो मैंने ये बहुत पहले रियलाइज़ कर लिया था कि आई हैव टू वर्क ऑन माई हेल्थ, कि मेरे पास टाइम भी हो, पैसा भी हो, सेहत। क्योंकि मैंने शुरू में बहुत सेकंड हैंड गियर्स के साथ सारा ट्रैकिंग की है, लंडे से चीज़ें लेते थे हम, क्योंकि उस वक्त हमारी दोनों हम सेल्फ मेड हैं, तो हमने एक मतलब बिल्कुल ज़ीरो से शुरू किया था, तो शुरू में हमारे पास नहीं होता, लेकिन हमने अपना शौक तब भी ट्रैक किया। तो जब लोग ये कहते हैं ना कि आप बहुत महंगा शौक है, तो आप अपने देखिए शौक और पैशन वही है ना कि आपने एक्स्ट्रा बाकी चीज़ें अपनी ना ईट आउट करें आप, ना आप अपने ज़्यादा ओवर, ये चीज़ें तो इकट्ठी कर ली, वो हिम्मत इकट्ठी कैसे करनी है कि भाई यहाँ पर जाना है। हाँ, ये मुझसे अक्सर ख़वातीन पूछती हैं, मगर मैं उनको एक ही जवाब देती हूँ कि आलू गोश्त पकाते हुए आप ट्रैकिंग करने नहीं जा सकते। आपको पूरा साल उसके लिए इन शेप रहना पड़ता है। मतलब ये नहीं होता कि 1 महीना पहले या 15 दिन पहले, जिस नौयत का मैं जिन ट्रैक्स पे मैं जाती हूँ उसमें आपको बहुत ज़्यादा लेवल भी ड्रॉप होता है। जी बिल्कुल, 50% रह जाता है। बिल्कुल, तो आपको जब तक आप 100% बल्कि 100% अबव फिट नहीं होंगे तब तक आप नहीं, बिल्कुल आपको, और फिर आपको मेंटली आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। कैसे फिर आप कितनी एक्सरसाइज करती हैं, कैसे मेंटेन करती हैं? मैं ये कि कोशिश करती हूँ कि पूरा साल मैं करती रहूँ, जिसमें मुझे मेरी एज में मुझे फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए, मुझे उसमें एंड्योरेंस एंड स्ट्रेंथ भी चाहिए। तो मैं इसको डिवाइड करके मुख्तलिफ दिनों में मतलब मैं इसको अपनी मेरे पूरे दिन के हिस्से में एक्सरसाइज शामिल है, और एंड टुवर्ड्स एंड फिर वो रनिंग एंड जॉगिंग वो एक्सटेंसिव हो जाती है। बच्चे कहते नहीं है कि अम्मा अब्बा किस किस्म के अम्मा अब्बा है हमारे, ना हमें होटलिंग पे लेके जाते हैं, ना कुछ कहते हैं पहाड़ों पे चढ़ जाओ, पहाड़ों पे चलो। नहीं, बच्चों का भी वो शौक भी पूरा कर देते हैं। बेसिकली जितनी भी छुट्टी जमा होती है वो हमारा, क्योंकि इसमें 20-22 दिन लगते हैं लाहौर टू लाहौर, क्योंकि
13-14 दिन का ट्रैक होता है, वहाँ जाके थोड़ा एक्लामेटाइज होना और फिर अपनी सारी प्रेपरेशन करना। तो बच्चों का वो साल में एक दफ़ा, उसका एक ही बेटा है मेरा, तो उसका हम उसका रांझा राजी कर देते हैं। एक जो बहुत मसला आता है ना पिछले दिनों भी, कुछ वो कोहपहमा थे खैर, और वो तो एवलांच और इस तरह के मसाइल और वहाँ पे, लेकिन सिक्योरिटी का कभी आपको लगता है डर, या खुदा न खास्ता कोई चोट लग जाए, कुछ ऐसी फौरी सूरत हाल हो तो एयर रेस्क्यू या इमरजेंसी सर्विसेज या फौरी तिब्बी इमदाद की मसाइल? हाँ जी बिल्कुल, ये मसले मसाइल होते हैं। एक तो ये कि हम जब भी किसी भी ट्रैक पे जाते हैं, जो एक्सटेंसिव ट्रैक होता है, तो हम रजिस्टर होके जाते हैं। हमने NOC लेना होता है और परमिशन लेनी होती है। फिर हम जिस भी गांव से एंटर होते हैं वहाँ पर रजिस्टर्स पड़े होते हैं, पुलिस से हम रजिस्टर होते हैं, और हम जहाँ एग्ज़िट होते हैं वो हम वहाँ भी करते हैं। ठीक है। फिर इसके अलावा वैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम लोगों को इस तरह की कोई इवेंचुअलिटी हुई नहीं, लेकिन अगर हो तो इसमें हमने फ़र्स्ट एड का सारा मतलब हमने ट्रेनिंग ली हुई है। ठीक है। रेस्क्यू, माउंटेन रेस्क्यू की भी मेरे पास ट्रेनिंग है, और मतलब मैं खुद एक क्लब रन करती हूँ जो सर्च एंड रेस्क्यू का क्लब है और एडवेंचर क्लब है, और रिलीफ का भी काम हम उधर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिक्स करके ना, तो मैंने इसी को अपना पैशन बना दिया, और यही मेरा काम भी है। आप बहुत इंस्पिरेशनल हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा, वो ना सिर्फ ख़वातीन के लिए बल्कि मर्दों के लिए जो काम आप करती हैं, बहुत सारे मर्द बहुत सारी मर्द भी नहीं करते। देखिए अभी इनकी उम्र शुरू हुई है, आपने बता दी इनकी उम्र, अभी तो इनका अभी पार्टी शुरू हुई है, अभी इंशाल्लाह ये आगे जाएंगे। तो मैं आपके साथ जाने की कोशिश करूंगा, मैं फिट हो लूँ एक दफ़ा, मैं आपसे जो है ना फिर कांटेक्ट करूंगा। मैं खुद बहुत मोटिवेट हुआ हूँ, फरा तो हर वक्त मोटिवेटेड ही होती हैं ऐसी चीज़ों में। गुड लक एंड लुक फॉरवर्ड टू के आप और अचीवमेंट्स और इसी तरह से अपने सफ़र का सिलसिला और ट्रैकिंग का सिलसिला जो है जारी रखिए। थैंक यू सो मच। हम दोनों को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए, कल फिर हाजिर होंगे। हैव अ गुड डे।